अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों का जो माइक एक्सेस है वो ब्लॉक किया हुआ है। यूजुअली हम लोग जो है ना वो ये करते हैं कि क्वेश्चंस का चैट पे रखते हैं कि आप मुझसे चैट पे पूछ सकते हो। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो तो आप मुझे चैट पे कह सकते हो, मैं आपको माइक का ऑप्शन दे दूंगा। तो आज की हमारी पहली क्लास है, तो जरा हम कोर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे आज की क्लास में और देखेंगे कि लिटरेचर कौन सा फॉलो कर सकते हैं हम पढ़ने के लिए। मैंने आपको किस तरह से जो है वो असिस्ट करना है इस पेपर की तैयारी में, और आपको क्या क्या काम करना चाहिए। तो मेरा नाम उजैर फातमी है और यहाँ मुझे नजर आ रहा है कुछ तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपका ये पर्टिकुलर कोर्स, खासतौर पे लॉ का जो कोर्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये 17th ईयर स्टार्ट हुआ है। तो तुम लोगों का लॉ का कोर्स पाकिस्तानी लॉ, यूके लॉ, सीए के स्टूडेंट्स का, आईसीएमए के स्टूडेंट्स का अपने मैं जर्नी में पढ़ा चुका हूँ काफी हद तक। तो मैंने खुद ने एसीसी किया हुआ है और मेरी पहली जो अटेम्प्ट थी वो 2008 की थी और लास्ट जो अटेम्प्ट थी वो 2012 की थी। तो उसके अलावा टैक्स कंसल्टेंसी में काफ़ी अरसे काम किया मैंने। उसके बाद फिर पहले से ही मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इस कैरियर को परस्यू किया। तो बहरहाल ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया और अब मैं आपको आपके कोर्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ क्लास। अच्छा जी, कोर्स स्ट्रक्चर को देख लेते हैं पहले। बड़े शॉर्ट सा कोर्स स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। टोटल कितने टॉपिक्स नजर आ रहे हैं हमें? 7। सही है। सो 7 टॉपिक्स में से जो कोर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 2 टॉपिक्स बड़े फेवरेट हैं एग्जामिनर के और इसका वॉल्यूम हमारे कोर्स में भी ज्यादा है और पेपर में भी क्वेश्चंस में इसका वॉल्यूम ज्यादा नजर आता है। दैट्स वाई मैं इनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलता हूँ। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम भी बिस्मिल्लाह करेंगे वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफी ज्यादा वॉल्यूम में है वो है कंपनी लॉ। ठीक है भाई। उसके अलावा छोटे छोटे कुछ और लॉज भी हैं, जैसे कि हमें लिखा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, एजेंसी लॉ है, पार्टनरशिप लॉ है। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, या टॉर्ट का लॉ भी कहते हैं इसको हम, और फिर एक और इंग्लिश लीगल सिस्टम। इसको देखते हैं, बात करते करते जाते देखते हैं। अभी मैं एक एक करके थोड़ा सा सब में बताता हूँ कि हम किस किस तरह की चीजें देख रहे होंगे। खैर, सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लॉ जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि इट इज ऑल अबाउट डीलिंग। ये जो पार्टीज के दरमियान डीलिंग हो रही होती है, एग्रीमेंट्स बन रहे होते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, एग्रीमेंट भी बोला जाता है। आसान अल्फाज में क्या बोलते हैं हम? डील भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने इस कोर्स के लिए एनरोल कर लिया और रजिस्ट्रेशन या एडमिशन फॉर्म फिल कर लिया, आपकी और टीएसए के दरमियान क्या हो गई है? डील हो गई। उस डील की कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है जो अक्सर स्टूडेंट्स फॉर्म के पीछे देख रहे होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, पढ़े बगैर हम उसको अक्सर क्या करते हैं कि साइन कर देते हैं। सो उन टर्म्स एंड कंडीशंस में और पूरी डील में अगर कोई पार्टी बैकआउट करती है, कोई एक टर्म ब्रीच करती है या पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या करती है, ब्रीच करती है वो, तो दूसरी पार्टी के पास क्या क्या ऑप्शंस है। अगर उसका कोई लॉस हो रहा है तो वो अपने लॉस को कैसे कंपनसेट करवा सकती है। कोर्ट का दरवाजा अगर वो खटखटा रही है तो कोर्ट कैसे उसको कैटर करेगा। तो ये सारी चीजें हम जो है वो बेसिकली किसमें देखेंगे? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे। तो हमारे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है दो पार्टीज के दरमियान, कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन कि जब वो पार्टीज के दरमियान फॉर्म हो जाता है तो फिर पार्टीज को करना क्या चाहिए। सही है। और फिर कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की क्या? टर्मिनेशन, खात्मा ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर्मेशन से लेके खात्मे तक का लॉ हमारे पास पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अगर ब्रीच कर दिया एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट, तो वही बात कि कोर्ट के पास फिर क्या सॉल्यूशंस है इंजर्ड पार्टी के लिए, जिसका कोई लॉस हुआ है। सही है। जो पार्टी इन लॉस कहलाती है उसके लिए कोर्ट के पास क्या सॉल्यूशन। इसी तरह से फिर आगे हम देखें तो हमारे पास एजेंसी लॉ है जो फोकस करता है रोल ऑफ एजेंट पर। आसान अल्फाज में एजेंट एक बीच के बिल्ले को कहते हैं, मिडिल मैन को कहते हैं। और ये बीच का बिल्ला कर क्या रहा होता है? ये दो पार्टीज की डील करवा रहा होता है। सही, बीच का बिल्ला एजेंट है। सही है भाई। और ये क्या कर रहे हैं? दो पार्टीज की डीलिंग करवा रहे हैं। तो अगर आप देखो इसकी जो सबसे करीब फॉर्म आपने देखी होगी वो स्टेट एजेंट है। सही है। कुछ पढ़े बगैर ही देखा हुआ होता है हमने आम लाइफ में स्टेट एजेंट को। तो वो क्या कर रहा होता है?
वो किसी सेलर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए बायर ढूंढ रहा होता है, या किसी बायर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्या ढूंढ रहा होता है वो सेलर, या वो किसी लैंडलॉर्ड के लिए टेनेंट ढूंढ रहा होता है, या किसी टेनेंट के लिए क्या ढूंढ रहा होता है, वो लैंडलॉर्ड ढूंढ रहा होता है। तो वो दो पार्टीज को एक हब, एक ब्रिज के तौर पे क्या कर रहा है, वो कनेक्ट करवा रहा है। और किस लिए कनेक्ट करवा रहे हैं, ताकि वो क्या कर ले, डील कर ले। तो एक तो डीलिंग का लॉ भी हमारे पास है, सही है, और अगर डील कोई तीसरा पर्सन करवा रहा है, दैट इज एन एजेंट, तो उसका लॉ भी हमारे पास है। पहले काफी डिटेल में था एजेंसी लॉ, एजेंट की अलग अलग 18 ड्यूटीज देखनी होती थी, अब इतना डिटेल में एजेंसी लॉ है नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर एक खास टाइप ऑफ बिजनेस है जिसको क्या नाम दिया जाता है, पार्टनरशिप। आई एम श्योर आप सभी ने ये चीज सुनी हुई होगी, सही है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस करना चाह रही है, तो बिजनेस करने के लिए जो यूजुअल ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होते हैं वो ये होता है कि एक सोल प्रोप्राइटर का ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक पर्सन ऑल अलोन अपना बिजनेस करना चाह रहा है और उसका सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रखना चाह रहा है विदाउट रजिस्टरिंग हिज और हर बिजनेस, तो उसको क्या बोल देते हैं, फिर हम सोल प्रोप्राइटर बोल देते हैं। फिर अगर आपके पास कैपिटल की कमी है, तो अक्सर लोग जो है वो फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या और किसी एसोसिएट के पास जो है वो जाते हैं कि भाई हमारे साथ इस बिजनेस में जो है वो तुम कंट्रीब्यूट कर लो। तो वो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग क्या करते हैं, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो क्या करते हैं, फिर जो प्रॉफिट हो रहा होता है उसको क्या करते हैं, शेयर। सोल प्रोप्राइटर सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रखता है, लेकिन ये जो 5-6 लोग होंगे ये क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो इनको क्या कहेंगे, फिर हम पार्टनर्स कहेंगे। और इनके इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे। तो जरा पार्टनरशिप के लॉ में हम डिटेल में देखेंगे कैसे बनती है, पार्टनर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है उसकी क्या हैसियत होती है, सही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशोस कैसे तय होते हैं। फिर एक और बात, पार्टनरशिप का जो पूरा सिनेरियो है यूके में और इवन पाकिस्तान में भी, वो पार्टनरशिप एक्ट के जरिए डील किया जा रहा है। तो जो पॉलिसाइज किया गया, जो रेगुलराइज किया गया पार्टनरशिप्स को, वो पार्टनरशिप एक्ट के जरिए किया गया। तो पूरा तो हमने एक्ट नहीं देखना अपने कोर्स के लिहाज से, लेकिन छोटी मोटी बल्कि मोटी मोटी बातें हमने जो है वो एक्ट की देखनी है थोड़ी सी। तो ये इंशाल्लाह जब इसका वक्त आएगा तो हम देखेंगे, कवर करेंगे कि पार्टनरशिप लॉ क्या कहता है पार्टनरशिप्स के बारे में। इसके बाद फिर हमारे कोर्स में, जैसे कि मैंने कहा, एक ग्रेटर एरिया जो है वो डेडिकेटेड है किसको, कंपनी लॉ। इसलिए इसी की वजह से कोर्स का टाइटल क्या है, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। यानी पहले बात ही किसकी हो रही है, कंपनीज की, कॉर्पोरेट की बात हो। तो इसमें हम डिटेल में जरा देखेंगे कि कंपनी लॉ क्या कहता है। कंपनी लॉ क्या कहता है क्लास, एक कंपनी जो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको हमें रजिस्टर कराने की जरूरत पड़ती है, एक बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी के पास जाके, जिसको हम रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज कहते हैं। देखें, क्या आपको लगता है सिविलियन को रजिस्टर करना होता है गवर्नमेंट बॉडी के साथ जाके, एक सिविलियन रजिस्टर होता है, क्या कहेंगे आप? सही है, जबरदस्त। सो हमने देखा कि एक गवर्नमेंट बॉडी है जहां पर जाके सिविलियन को क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। नॉर्मली जब वो सिविलियन आ रहा है दुनिया में, तो उस वक्त वो खुद तो चल के जा नहीं सकता, तो मुन्ना या मुन्नी का जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको दिया जाता है, वो पेरेंट्स जो है वो किसको देते हैं, फिर नादराबाजी को जाके देते हैं। नादराबाजी मिठाई भी नहीं मांगती, सही है। तो बहरहाल, तो जिस तरह से एक सिविलियन रजिस्टर होता है, ऐसे ही ये बिजनेस भी एक अलग बॉडी, नादरा के पास नहीं, ये बिजनेस भी एक अलग बॉडी के पास, जिसको हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहते हैं। यूके में उसके ऑफिस का नाम कंपनीज हाउस है, पाकिस्तान में उसके ऑफिस का नाम है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो ऐसी बॉडीज के पास जाके हम ये बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस रजिस्टर करते हैं। तो कंपनीज कैसे रजिस्टर होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, हर टाइप ऑफ कंपनी के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या एबिलिटीज हैं और क्या डिसेबिलिटीज हैं, ये सारी बात हमने डिटेल में कवर करनी है। मैं अब थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आपको। कंपनी, जो हम 2 टाइप की कंपनी पढ़ेंगे अपने कोर्स में, जिसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे, वो एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अभी से ही सुन लो, जो कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है उसको क्या बोलते हैं हम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और जो ये काम नहीं कर सकती उसको आप क्या बोलते हो, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो अब पब्लिक के लिए क्या लॉ है, प्राइवेट के लिए क्या लॉ है, सही। दोनों कंपनीज, अगर आपने प्राइवेट खोली है तो आप क्या बाद में जाके उसको पब्लिक कन्वर्ट कर सकते हो, पब्लिक खोली है तो क्या बाद में जाके आप उसको प्राइवेट कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो उसका तरीका क्या है। कंपनी फॉर्मेशन के वक्त कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को दिए जाते हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एक कहलाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा कहलाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सही है, इन डॉक्यूमेंट्स की क्या हैसियत होती है, इनमें क्या बात लिखी हुई होती है, सही है, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट हम चेंज करा सकते हैं, कौन सा नहीं चेंज करा सकते। फिर एक पर्सन जो कंपनी में आ रहा होता है, जो कंपनी का ओनर होता है, जिसको हम
शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है जी। भुट्टो भी हमारे साथ रूम में है मेरे ख्याल से। खैर, सो जिसको हम क्या कहते हैं क्लास, शेयर होल्डर कहते हैं, जो कंपनी का ओनर होता है, ठीक। उसके उसके पास क्या क्या राइट्स हैं डिसीजन लेने के। इसको बंद ही कर देते हैं, आग वाग ना लगा दे वहां से। हाँ, स्विच आप ऑफ कर दें, थैंक यू। नहीं, हाँ ये सही है ना। सो हम शेयर होल्डर की बात कर रहे थे कि क्या क्या राइट्स उसको उसके पास अवेलेबल हैं। फिर एक और पर्सनालिटी जो हमें कंपनी में देखने को मिलती है वो डायरेक्टर्स होते हैं। उनकी क्या हैसियत है, ठीक है, शेयर होल्डर और उनके दरमियान कैसा रिलेशनशिप है, कौन किसको अपॉइंट करता है, सही है, कितने वोट्स पर ये डिसीजन लिया जाता है। तो ये सारी बातें डिटेल में हमने कंपनी लॉ में देखी। उसके बाद फिर कंपनी की लाइबिलिटीज क्रेडिटर की तरफ किस हैसियत की है, सही है। अगर कंपनी खत्म हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, तो उन लाइबिलिटीज को कैसे पे ऑफ किया जाएगा। क्या शेयर होल्डर से कुछ एक्स्ट्रा मांगा जाएगा अमाउंट या नहीं मांगा जाएगा। कंपनी के ही अपने एसेट्स बेच के कंपनी को खत्म किया जाएगा, जिसको हम लिक्विडेशन कहते हैं। लिक्विडेशन कैसे होगी, कौन सा बंदा आके करेगा लिक्विडेशन, उसकी क्या अथॉरिटी होगी, लिक्विडेटर कहते हैं उसको, सही है। तो ये डिटेल में हमने जो है वो कंपनी के स्टार्ट से लेके कंपनी के एंड तक के लीगल मामला पढ़ने हैं। इसको बिल्कुल इस तरह से समझ लो कि यूके का कंपनी एक्ट 2006, कौन सा, कंपनी एक्ट 2006, आराम से हम 75% तो कवर करेंगे ही करेंगे कोर्स। कंपनी एक्ट अगर आप चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। ये 745 पेजेस का ये एक्ट है, सही है। ये कम से कम कितना, 75% हम अपने कोर्स में कवर करेंगे ही करेंगे। तो अच्छा खासा एरिया है लॉ का। इसमें याद रखने समझने वाली बातें तो काफी कम है, याद रखने वाली बातें जरा ज्यादा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को कितने दिन में देनी है, कौन सा डिसीजन शेयर होल्डर के कितने % वोट पे तय पाता है। ये कुछ फिगर्स जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर, याद रखने वाली होंगी। खैर, फिर हम कॉर्पोरेट क्राइम्स भी डिस्कस करेंगे। डायरेक्टर्स जो कंपनी को गवर्न कर रहे होते हैं, ठीक, तो क्योंकि सीनियर मोस्ट पोजीशन पर होते हैं, तो उस पोजीशन पर ऑब्वियसली फिर जैसे कि हमारे लोग पोजीशंस पर आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को देख लो, फिर वो क्या क्या गुल खिलाते हैं वहां पर। तो इसी तरह से डायरेक्टर्स को जब ये बड़ी बड़ी कंपनी में पोजीशंस मिलती हैं, तो वो क्योंकि इंसान है, तो ऑब्वियसली उनका दीन ईमान भी डगमगाता है और वो फ्रॉड कर बैठते हैं, सही है। तो उन पे किस किस किस्म के फ्रॉड्स हो सकते हैं, सही है, कौन कौन से काम है जो डायरेक्टर के पार्ट पर 2 नंबर माने जाएंगे, और उनकी क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कितने साल तक डायरेक्टर को जेल हो सकती है, कितना फाइन मैक्सिमम उसको पे करना पड़ सकता है, जिसमें कुछ बड़े बड़े क्राइम्स जिसमें ब्राइबरी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग है, रॉन्गफुल ट्रेडिंग है, ये हमारे कोर्स में जो हम बिल्कुल कंपनी लॉ खत्म करके आखिर में है, यही पार्ट कंपनी का, लेकिन कंपनी लॉ खत्म करके हम कंपनी एक्ट खत्म करके इस पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ कोर्स स्ट्रक्चर में आपका ये टॉपिक्स लिखे हुए, उसी ऑर्डर में मैं यूजुअली लेकर चलता हूँ स्टूडेंट्स को। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बाद एजेंसी, एजेंसी के बाद पार्टनरशिप, और उसके बाद कौन सा, कंपनी, और कंपनी एंड करने के बाद फिर हम स्टार्ट लेंगे किस चीज का क्लास, एम्प्लॉयमेंट लॉ। नाउ एम्प्लॉयमेंट लॉ जो है वो बेसिकली डील करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से। एम्प्लॉयर उस पर्सन को कहते हैं जो जॉब पे रखता है, एम्प्लॉय उस पर्सन को कहते हैं जिसको जॉब पर रखा जाता है। तो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाया जाता है, क्या क्या चीजें एम्प्लॉयर के लिए लिख कर देना एम्प्लॉय को जरूरी है, कितने मंथ्स के अंदर उसने एम्प्लॉय को वो चीजें दे देनी है, वो पर्टिकुलर्स उसकी जॉब के, फॉर एग्जांपल उसकी जॉब क्या कहते हैं उसको, जॉब डिस्क्रिप्शन, सही है, उसका प्लेस ऑफ वर्क, उसके आवर्स ऑफ वर्क, उसकी सैलरी, ये सब रिटन में एम्प्लॉयर ने क्या करना है, दे देना है एम्प्लॉय को, सही है। फिर इसी तरह से अगर कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने की जरूरत पड़ी है, जो कि पड़ेगी, आप एम्प्लॉय को एक पोजीशन पे रखते हो, थोड़े अरसे बाद उसको क्या कर सकते हो, आप प्रमोट कर सकते हो, सही है। तो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, चेंज होती है। तो यकीनन ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, इसमें चेंजेस होंगे, वो कैसे किए जा सकते हैं, क्या नया फॉर्म, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, या पुराने कॉन्ट्रैक्ट में एडजस्टमेंट्स की जा सकती हैं, सही है। ये सब इंशाल्लाह जो है वो हम इस लॉ में देखेंगे। फिर अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, एम्प्लॉयर कैसे उसको निकाल सकता है, और वो तरीका फॉलो नहीं किया तो एम्प्लॉयर का निकालना क्या माना जाएगा, फिर गलत माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, फूड फॉर थॉट देता हूं मैं, डिटेल तो इंशाल्लाह उसमें जाके देखनी है टॉपिक जब हम पढ़ेंगे। अगर एम्प्लॉय पहली दफा लेट आ गया जॉब पर, 3 महीने से वो एम्प्लॉयड था, पहली दफा आज क्या आ गया, वो लेट आ गया, उसके लेट आने पे एम्प्लॉयर ने खड़े खड़े क्या किया, उसको निकाल दिया।
क्या लगता है आपको, सही किया एम्प्लॉयर ने, गलत किया? गलत किया। जब आप कॉमन सेंस से गलत लग रहा है तो लॉ भी इसको क्या बोल रहा है, गलत। क्या देनी चाहिए थी, वार्निंग देनी चाहिए उसको, थोड़ा सा आप जो है वो सुधरने का क्या दें, मौका। अगर इवन उसूल आपने उसको पहले से बताया हुआ भी है तो थोड़ा क्या करवा लें उसको, एक दफा 2-3 दफा आप उसको जो है वो वार्निंग देके काम चलाएं, फिर भी नहीं सुधर रहा वो, तो जाहिर है आप भी कोई खिदमत खल्क फाउंडेशन खोलकर नहीं बैठे हुए, आप कोई ना कोई कॉस्ट लगा रहे हैं एम्प्लॉय पर, सही है, और उससे जब वो बेनिफिट नहीं आ रहा तो आप क्यों कॉस्ट लगाएंगे। फिर जब आपने उसको 3-4 वार्निंग्स लेट से दे दी, उसको रिटन फाइनल वार्निंग भी दे दी, लेकिन वो नहीं सुधर रहा, तो फिर ऑब्वियसली लॉ आपको अब आपके फेवर में बात करेगा कोर्ट में, फिर जज जो है, और वो एम्प्लॉय से ही कहेगा। अगर एम्प्लॉय ये कह रहा होगा जज साहब मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, सही है, तो जज साहब उसको यही कहेंगे कि भाई तुझे सही निकाला, ठीक है जी। सो इसी तरह की कुछ बातें हमने जो है वो इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट लॉ में देखनी है। इसके बाद फिर एक और छोटे से लॉ की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है क्लास में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अक्सर लोगों के लिए ये टॉर्ट का नाम जो है ना वो बिल्कुल नया होता है, ये वर्ड ज्यादातर लोगों ने सुना हुआ, चलो ये वर्ड नहीं सुना हुआ होता लेकिन टॉर्चर सुना हुआ होता है लोगों ने। मतलब मेरे ख्याल से मुखबर, इसका मुखबर टॉर्ट है सही। क्या बोल रहे हैं, मुखबर, मुखबर, रिपोर्टर, मुखबिर कह रहे हैं, खबर देने वाला, खबर देने वाला, नहीं टॉर्ट है ये, नहीं टॉर्ट, चलो छोड़ उस सब चीज को छोड़, टॉर्चर का वर्ड सुना है, उसी से ड्राइव हुआ है वर्ड टॉर्ट। कोई भी ऐसा काम जिससे फिजिकल या मेंटल टॉर्चर हो किसी को, उस काम को क्या बोलते हैं हम, टॉर्ट बोलते हैं, लॉ की लैंग्वेज, सही है। अब फॉर एग्जांपल आपका जो पड़ोसी है उसने अपना एक दरख्त उगाया हुआ अपने आंगन में, वो दरख्त बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, और वो अब आपके कार पार्क की तरफ जो है वो झुक गया, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। अब होता क्या है, उसमें से पत्ते गिरते हैं, बेरीज गिरती हैं, जो आपका कार पार्क क्या करके रखती हैं, खराब करके रखती हैं। अब आप अपने पड़ोसी से कह रहे हैं कि भाई देखो आपने दरख्त लगाने लगाओ, मेरी तरफ से क्या करवाओ, उसको कटवा दो। लेकिन सिलसिला ये है कि आप अगर कटवाते हैं उस दरख्त को तो गार्डनर को पैसे किसने देने, फिर आपने, और ये दरख्त आपने लगाया नहीं है, इसकी मैनेजमेंट में आप क्यों पैसे दें भाई, सही है। तो पूरा राइट है कि आप उससे रिक्वेस्ट करें कि वो क्या करे, कटवाए इस दरख्त को। अगर वो नहीं कटवा रहा तो आप बुला के गार्डनर से क्या करवा लें, कटवा लें, और पैसे किससे दिलवाएं उसको। अगर आपने गार्डनर को पैसे दे दिए हैं तो आप ये पैसे किससे रिकवर कर सकते हैं, उस नेबर से रिकवर कर सकते हैं। तो पीछे पूरा ना इन सारी चीजों के लिए लॉ एग्जिस्ट कर रहा होता है जो प्रोटेक्ट करता है सिविलियन के राइट्स को। तो ये तो मैंने टॉर्ट की क्या दी है, एक एग्जांपल दी है, एक ओशन है टॉर्ट का, कितने कितने सारे ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जिनको आप टॉर्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा कुछ अर्से पहले दुनिया में वो केस एडवर्ट बाकायदा जो है वो रिकॉर्ड होके नशरियात हुई है, ब्रॉडकास्ट हुआ है वो पूरा केस। जॉनी डेप एक क्या कहते हैं हॉलीवुड एक्टर है, और उसने अपनी बीवी पर डेफेमेशन का केस किया था, एक्स वाइफ पर, जिसका नाम एम्बर हर्ड था, ठीक है। उसने इल्जाम लगाया था कि ये मुझे मारता था, सही। तो उसने फिर सारी चीजें इससे निमट के उसने फिर सारे प्रूफ्स गैदर करके अपनी वाइफ पर फिर केस किया डेफेमेशन का। इसने बेबुनियाद मुझ पर जो है वो इल्जाम लगाए, जिसकी वजह से मेरा जो फेम है वो क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, मेरी पॉपुलैरिटी, मेरी गुडविल क्या हुई है, डैमेज हुई है। सो डेफेमेशन भी किस हेडिंग के अंदर आता है, लॉ टॉर्ट की हेडिंग के अंदर आता है। फिर अगर एक प्रोफेशनल से आप जो है वो प्रोफेशनल सर्विसेज लेने गए, जैसे कि एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर से पहले सिंध में हुई, अंदरूनी सिंध में एक हॉस्पिटल में एक बंदा अपनी लेफ्ट लेग का ऑपरेशन करवाने गया था, उसको रॉड डलवानी थी लेफ्ट लेग में, उन्होंने राइट लेग का ऑपरेशन कर दिया, सही है, राइट लेग में रॉड डाल दी जिसमें जरूरत ही नहीं थी रॉड डालने की। तो इसको कहते हैं प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। क्या बोलते हैं इसको, कि एक प्रोफेशनल ने गायब दिमागी के साथ जो है वो काम किया, नेग्लिजेंस इज गायब दिमागी। तो भाई एक प्रोफेशनल पे ड्यूटी होती है कि वो डिलीजेंस से काम ले, प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम ले, ना कि वो क्या करे, नेग्लिजेंस से काम ले। तो अब अगर एक प्रोफेशनल ने नेग्लिजेंस कर दिया तो उसको भी कहां फेंका हुआ है, लॉ टॉर्ट की हेडिंग के अंदर फेंका हुआ उसको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा ओशन है यहाँ पर, हमने इतनी सारी चीजें नहीं देखनी, हमने सिर्फ किसकी बात करनी है, नेग्लिजेंस। क्यों, हम बनने जा रहे हैं प्रोफेशनल, कौन से प्रोफेशनल, फाइनेंस प्रोफेशनल्स। हमसे हमारे क्लाइंट एडवाइस मांगने आएंगे, ओपिनियन मांगने आएंगे। फॉर एग्जांपल ऑडिट का रोल आप प्ले कर रहे हैं तो आपसे क्या मांगी जा रही है, ओपिनियन मांगी जा रही है कि भाई ये देख लो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लो कंपनी के, हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख लो, और एक राय दे दो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड जिस तरह का है उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुई हुई है या नहीं हुई हुई।
तो हमसे प्रोफेशनल ओपिनियन मांगी जा रही है। अब इतने बड़े इस काम में हमसे भी क्या हो सकती हैं, नेग्लिजेंसेस हो सकती हैं। अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं, ब्राइब ब्राइब डायरेक्टर से आपने ली है उनकी सिचुएशन को जो है वो छुपाने के लिए शेयर होल्डर्स के सामने, तो ये तो हो गया क्राइम। क्या हो गया फ्री, ब्राइब आ गई ना यहाँ पर, जानबूझ के किया आपने, ये तो हो गया क्राइम। लेकिन जानबूझ के नहीं किया, आपसे गलती हुई, क्यों? क्योंकि आपने डिलीजेंस से काम नहीं लिया। ये भी एक रॉन्ग हो गया, क्राइम नहीं हुआ लेकिन एक रॉन्ग हो गया। कौन सा रॉन्ग? टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस कहेंगे इसको। देयर इज टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस, टॉर्ट ऑफ अभी हमने देखा डेफेमेशन, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। तो हमने सिर्फ अपने कोर्स में फोकस किस पे करना है? टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस पे फोकस करना, ठीक है। तो ये हमारे जो है ना वो कुछ टॉपिक्स थे, और लास्ट टॉपिक हमारा रह गया वो कौन सा है क्लास? इंग्लिश लीगल सिस्टम। अच्छा, है कहाँ पर हम? पाकिस्तान में। लीगल सिस्टम किसका पढ़ रहे हैं हम? इंग्लिश का। अच्छा, एक ही बात है, क्योंकि हमें भी जहेज में ही मिला है ये लॉ। सारा जो लीगल सिस्टम हमारा चल रहा है वो कौन सा है? वो ब्रिटिशर्स का ही है। सही है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को ये जहेज में मिला है ये लॉ सारे के सारे, बदलना चाहते भी नहीं है। उसका अंदाजा, अब तार छिड़ा है तो थोड़ी सी मैं बात कर दूं। पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, और उसका जो ईयर नंबर है वो जानकर आपको खुशी होगी, 1876। हम कब बने? 1947 में, और हमारा एक्ट जो है वो इतना पुराना चल रहा है। तो ये हालात है हम। तो क्लास वो बदलना भी नहीं चाहते, बदला भी नहीं हमने। हम पाकिस्तान का ये वाला लॉ क्यों नहीं देख रहे, हम यूके का इंग्लिश लीगल सिस्टम क्यों देख रहे हैं? बिकॉज ये पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं इसमें, तो सबने जो है वो फोकस करना है। देखो, हमारा पेपर ना बहुत सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक फाइनेंस प्रोफेशनल कोई ना कोई कंट्री चूज करता है प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर उसको एसीसी ने ये राइट दिया है कि अगर वो अपने कंट्री का लॉ पढ़ना चाह रहे हैं तो वो अपने कंट्री का लॉ पढ़े। सही। तो एसीसीए ने बहुत सारे वेरिएंट्स रखे हुए इस पेपर। एक इंटरनेशनल वेरिएंट है जिसको ग्लोबल वेरिएंट, जीएलओ बोला जाता है। एक इंग्लिश वेरिएंट है, सही है, जिसमें ब्रिटिश लॉ देखा जाता है। सही है। एक इसी तरह से पीके वेरिएंट है, उसका ताल्लुक आमिर खान से नहीं बल्कि इसका ताल्लुक हमारे पाकिस्तान से। सही है। एक इसी तरह से हांगकांग का वेरिएंट है, एक इसी तरह से, सॉरी, हांगकांग का वेरिएंट HK, और इसी तरह से एक सिंगापुर का वेरिएंट है, और भी बहुत सारे वेरिएंट्स। ना, ज्यादातर दुनिया में जो लोग वेरिएंट्स चूज करते हैं वो कौन सा है? सबसे पहले इंग्लिश वेरिएंट, और दूसरा कौन सा चूज करते हैं? ग्लोबल वेरिएंट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन में कौन सा वेरिएंट पढ़ाया जाता है? इंग्लिश वेरिएंट। बाकी अगर आप कोई लॉ पढ़ना चाहते हैं तो वो फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है उसके लिए। सही है। अच्छा, अब इंग्लिश वेरिएंट क्यों पढ़ाते हैं? इंग्लिश वेरिएंट इसलिए पढ़ाते हैं कि तुमने कोई सा भी वेरिएंट, अब तुमने पाकिस्तान वेरिएंट पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, सही है, तुम जाना चाह रही हो, जॉब करना चाह रही हो जर्मनी में, तुम जाना चाह रही हो क्या कहते हैं, फ्रांस में जॉब करना चाह रही हो जाके, तो एज अ प्रोफेशनल तुम्हें वहां का लॉ का पेपर देना होगा। उसके बाद वो तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट वगैरह साइन करने का राइट देंगे। लेकिन अगर तुमने इंग्लिश वेरिएंट पढ़ा होगा ना तो तुम्हारी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। कहीं भी जाके कोई पेपर तुम्हें, सिवाय अमेरिका के और कनाडा के, कहीं भी जाके कोई पेपर एडिशनल तुम्हें नहीं देना। क्योंकि अमेरिका और कनाडा का सिलसिला ये है कि वो किसी दुनिया के किसी एजुकेशन सिस्टम को नहीं मानते। वो कहते हैं हमारा जो है, आप कुछ भी करके आए हमारे लिए आप जाहिल, यहाँ आके पढ़ो। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कह रहा था पेपर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप पेपर देने बैठेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, अभी मैं पेपर फॉर्मेट भी बताऊंगा, तो उस पे जो है ना, आपने जब पेपर बुक करवाया होगा तो आपका लिखा हुआ आ रहा होगा LW, और लिखा हुआ आ रहा होगा क्या? ENG। ये आपने इंश्योर करना होगा कि LW लॉ के साथ क्या लिखा हुआ, क्योंकि आप कौन सा वेरिएंट पढ़ रहे हो? इंग्लिश वेरिएंट पढ़ रहे। गलती होती है अक्सर, सही है, ACCA की गलती हो सकती है, जिस इंस्टीट्यूशन से पेपर रजिस्टर करा रहे हो उनकी गलती हो सकती है, तो इसमें से तो कोई भी वेरिएंट नहीं होता, लेकिन अक्सर क्या होता है, ग्लोबल रजिस्टर हो जाता है। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले इस चीज पर फोकस करना होगा, क्योंकि मसला ये है कि अगर आपने इस चीज को ओवरलुक किया और ग्लोबल पर आपने पेपर स्टार्ट कर दिया तो पढ़ा हुआ कौन सा है आपने? इंग्लिश लीगल सिस्टम पढ़ा हुआ आपने,
और वहाँ पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे वो ग्लोबल लॉ के हिसाब से, ग्लोबल लॉ में यूनाइटेड नेशंस का जो लॉज हैं और कंट्रीज के दरमियान जो ट्रीटीज और पैक्ट्स वगैरह बने हुए उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो जब एक चीज पढ़ी नहीं है और वो पेपर में आ जाएगी तो फिर रिजल्ट हमें पता कैसा होगा, वो वाली चीज हो जाएगी जबरदस्त। सो बहुत ही कॉन्शियसली हमें जब पेपर स्टार्ट करने से पहले डिटेल्स चेक करनी होती है, तो उसमें से एक माइन्यूट डिटेल हमें ये भी चेक करनी है, ठीक है जी। और क्योंकि हम इंग्लिश वेरिएंट देख रहे हैं तो इंग्लिश वेरिएंट जो है वो फिर हमें क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश लीगल सिस्टम पढ़ा रहा है। इंग्लिश लीगल सिस्टम में हम ये देखेंगे कि यूके में लॉ बनता कैसे, वही पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, मैं पहले ही कह रहा हूँ पाकिस्तान में भी वैसे लॉ बनता है। यूके में लॉ ऐसे बनता है कि थोड़ी अथॉरिटी कोर्ट्स के पास है, थोड़ी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास होती है। दोनों ही बॉडीज अपने अपने लिहाज से क्या बनाती है, लॉ बनाती है। कोर्ट का लॉ इस तरह से बनता है कि जजेस फैसले करते जाते हैं, आने वाले उसी तरह के केसेस के लिए वो क्या हो जाते हैं, फिर प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। कि जैसे पिछले फला फला केस की स्टोरी बिल्कुल आज के केस की जैसी थी, जैसे पुराने जज ने ये डिसीजन लिया था तो आज के केस के लिए भी क्या है, यही डिसीजन। तो ये तो होता है कोर्ट से बनना होता है लॉ, परंपराएं फॉलो हो रही होती हैं पुराने जजेस, यही बात होगी ना, परंपरा फॉलो कर रहे हो। पुराने जजेस ने इस तरह की स्टोरी में ये डिसीजन लिया था, मैं भी इस तरह की स्टोरी में यही डिसीजन लूंगा ताकि लीगल सिस्टम कंसिस्टेंट रह सके। अगर आप पीछे की परंपरा को देखेंगे, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब हम डिटेल में देखेंगे इस चीज को तो उस वक्त देख लेंगे, इन सब चीजों की फ्लेक्स, इन सब चीजों का एलिमेंट रखा गया है। लेकिन अब ऑन द अबव क्या फॉलो हो रहा है, परंपरा सिस्टम फॉलो। सबसे पहले एक जज पे कंपल्जन है कि अगर पुरानी स्टोरी और ये स्टोरी बिल्कुल क्या है, सिमिलर है, तो यू हैव नो रीजन टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। सही है, हाँ अगर पेन उधर रखा था इधर रखा था, कुछ क्या नजर आ रही है आपको, ऐसे डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं जिनको बेस बना के आप एज अ जज कह सकते हैं कि मैं अब पुराना डिसीजन फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं। तो कुछ इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं, फिर आप बिल्कुल न्यू लॉ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आपने सुना होगा एक पार्लियामेंट होता है, उसमें बिल पास होता है, बिल पास हो जाए तो क्या बन जाता है, फिर वो एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो ये तो मैंने बातों बातों में थोड़ा सा बता ही दिया कि पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाता है। पार्लियामेंटेरियंस जो नेसेसरी इशू को पॉलिसाइज करना चाहते हैं, रेगुलराइज करना चाहते हैं, उसके लिए कोई बिल बना के ले आते हैं। बिल क्या होता है, सिंपली एक पॉलिसी मैनुअल की तरह से होता है कि भाई इस इशू को ऐसे टैकल किया जा सकता है। सही है, वो अगर पार्लियामेंटेरियंस को समझ में आता है वो तबले बजाना शुरू कर देते हैं डेस्क पे। अगर 2/3 मेजोरिटी जो है वो मिल जाती है उस बिल को, तो वो क्या बनता है, फिर एक्ट बन जाता है, वो पास माना जाता है। तो जरा डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे कि प्रोसेस पार्लियामेंट में होता कैसे है यूके। फिर एक इंपॉर्टेंट एरिया जो हम इंग्लिश लीगल सिस्टम में पढ़ेंगे वो यूके सिस्टम ऑफ कोर्ट्स देखेंगे कि यूके में क्रिमिनल और सिविल मैटर्स को डील करने के लिए कौन कौन से कोर्ट्स फंक्शन करते हैं। हर कोर्ट के बारे में थोड़ा सा हमें जो है वो क्या कहते हैं, उनका उनमें स्टाफ कैसा होता है, ठीक है, उनके जजेस को क्या बोला जाता है उस कोर्ट के। सही है, हाई कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, हाई कोर्ट की कितनी डिविजन्स होती हैं, कोर्ट ऑफ अपील एक होता है उसकी कितनी डिविजन्स होती हैं, ठीक। तो थोड़ा सा ये याद रखने वाली बातें इधर जरा हो जाएंगी। तो ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये 7 टॉपिक्स हैं गिनती के जो हमने कवर करने। कोर्स हमारा जो है ना वो 2.5 से 3 महीने का होता है। तो रमजान में क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा रमजान में क्लासेस का टाइम हमारे पास कम होता है। 2 घंटे की एक क्लास होती है। वैसे नॉर्मली जो टाइमिंग्स होते हैं वो हमारे होते हैं 6 से 9, ठीक है, 3 घंटे की क्लास होती है। तो रमजान में एक है थोड़ा सा, क्योंकि 2 घंटे का टाइम होता है तो थोड़ा स्लो पेस पर अभी चलेगा कोर्स, तो परेशान नहीं होना क्योंकि रमजान है इस वक्त। सही, लेकिन जैसे ही रमजान खत्म होंगे तो इंशाल्लाह फिर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी रखूंगा मैं, ताकि हम एक अच्छे उसमें आ जाए। तो कोशिश मेरी यही होगी कि 2-2.5 महीने के अंदर ये कोर्स क्या करें, हम खत्म कर दिए इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, कोर्स स्ट्रक्चर के हवाले से आपके साथ मेरी बात हुई, अब जरा पेपर फॉर्मेट भी देख लेते हैं कि हमारा पेपर कैसा आता है। हमारा पेपर प्योरली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और कंप्यूटर बेस में भी हमने क्वेश्चंस जो डील करने हैं, जो आज तक हम जिनको क्या बोलते हुए आए, एमसीक्यूज बोलते हुए आ रहे हैं, वो डील करने हैं। यानी हमने अपने पेपर में ना कोई टर्म लिखनी है, ना कोई एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ना कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है, ना कोई स्टोरी लिखनी है। जस्ट टिक मार्क वाला गेम है सारा का सारा, ठीक है जी। ऐसे टिक मार्क गेम के लिए हमें रट्टे तो चाहिए नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। हाँ, थोड़ा रट्टा जो है वो जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि दिन याद रखने आपने,
कौन सी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को कितने दिन में दे देनी है, तो ये वाले रट्टे जो है वो थोड़े से हमने नंबर्स के लगाने होंगे, ठीक है। पेपर क्लियर करने के लिए हमें टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम हमारे लिए कोई इशू नहीं होता। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि माशाल्लाह एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी ना 1 घंटे के अंदर पेपर खत्म कर लेता है। सही है, एमसीक्यूज है, ना कोई कैलकुलेटर उठाना है आपने, ना कुछ लिखना है, ठीक है जी। सो एम्पल ऑफ टाइम होता है हमारे पास। टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, पेपर की थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स, ये मैं पेपर जब खत्म करा रहा हूँ उसके करीब करीब दूंगा आपको। क्वेश्चंस टोटल 50 होंगे हमारे पास क्लास। ये क्वेश्चंस जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए में हमारे पास 45 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में कितने हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, और अगर आपके 50 आ जाते हैं तो आप हीरो हैं, किसी के 49 आ जाते हैं तो वो जीरो। सिंपल सा गेम है, कोई मायने नहीं रखता। वो इंस्टीट्यूशन के लिए मायने रखता है, तो थोड़ा कंपटीशन करने का मौका मिल जाता है इंस्टीट्यूशन, हमारे बच्चों के इतने मार्क्स आते हैं। लेकिन याद रखो जब एसीसी की तरफ से आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उस पर बस ये लिखा होगा कि आपको मेंबर कंसीडर किया जा रहा है एसीसी, कौन से पेपर में कितने मार्क्स आपके आए हैं, ये सब चीजें उसमें नहीं लिखी हुई होती। लेकिन जाहिर है मैं कहता हूँ एम आप हाई करो, जाहिर है 80 और 90 कोई बेनिफिट्स नहीं। देखो उसके बेनिफिट्स जो है ना वो प्रोफेशनल बेनिफिट्स हैं। वो किस तरह से, जितना हार्ड वर्क और जितना नॉलेज आपके पास होगी उतना ज्यादा कॉम्पिटेंट होगे, फिर आप काबिल होगे उतने ज्यादा। जो कौन जज करेगा, जब मेरी आपका एम्प्लॉयर जज करेगा, वो इस चीज को देखेगा कि जब आप अपने एम्प्लॉयर को बेनिफिट दे रहे हो अपनी कॉम्पिटेंस से, सही, तो वो ऑब्वियसली उस बेनिफिट का आपको हिस्सा देगा। और अगर नहीं दे रहा तो जॉब स्विच करो। उसका बहुत तो मेरा ये है कि मेरी जब सीवी जाएगी तो जाएगी तो मेरा पेपर आइडेंटिफिकेशन होगी ना, जब इंटरव्यू ली जाएगा फिर मेरी नॉलेज स्किल्स, उनके लिए उसके लिए इतना काफी है कि तुमने क्या किया है, एसीसीए किया हुआ है बस, तो इसका मतलब तुम हो कोई चीज। सही, ठीक है सर, ठीक है, सो ये है सिंपली। फिर एसीसीए करने वाले बहुत सारे, वो कोई कंपनी को ज्यादा फायदा दे रहे होते हैं तो कंपनी भी फिर उनको रिटर्न दे रही होती है उसके हिसाब से। कुछ इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, ठीक, वो यकीनन उनको बनना होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और वो आ जाते हैं बेचारे एसीसी करने के लिए, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो जाहिर फिर कंपनी भी उनको वो रिवायती जॉब कर रहे होते हैं, 1 लाख 1.5 लाख पर मंथ दे रही होती है कंपनी उनको, ठीक है जी। नाउ सेक्शन ए में आपको 25 और 20 क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। टोटल कितने थे, 45 थे ना, 25 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, और थोड़े मार्क्स गेनिंग सिंपल क्वेश्चंस भी रखे हुए होते हैं। 20 क्वेश्चंस होंगे कितने, 1 मार्क के, थोड़े आसान क्वेश्चन होंगे। और आखिर में 5 क्वेश्चंस होंगे जो मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस कहलाते हैं, एमटीक्यूज कहलाते हैं। इनका सिलसिला ये होता है कि आपको क्वेश्चन का डेटा एक दिया हुआ होता है और उससे 2-2 मार्क्स की 3 रिक्वायरमेंट्स ड्राइव हो रही होती है, तो टुगेदर दे मेक अप टू 6 मार्क्स। ये भी ऐसे करते होंगे जैसे बाकी एमसीक्यूज करते हो, तो इसको ऐसे समझ लो, एक क्वेश्चन के अंदर कितने एमसीक्यूज आ गए, 3 एमसीक्यूज आ गए। करते हुए चलेंगे, आगे देखेंगे थोड़ा सा किस तरह का होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर, अगर खुदा ना खास्ता किसी का ए गलत हो गया, बी और सी सही हो गए, तो उसको 6 में से 4 मिल गए, सही, लेकिन कोई माइनस नहीं होगा उसका मार्क। हमारा पेपर क्लियर करना जो है ना वो रिलेटिवली दूसरे एसीसी के जो पेपर्स हैं उनसे इजी है। दूसरे एसीसी के जो पेपर्स हैं, सही है, उनसे रिलेटिवली हमारा पेपर जो है वो थोड़ा इजी है। मजा आएगा आगे इंशाल्लाह जब आप F5 का वो जो पीएम कहलाता है उसका पेपर देंगे, AA ऑडिट एश्योरेंस का पेपर है, ठीक, वो निकलवाता है फिर तेल अच्छी तरह से स्टूडेंट का। तो ये पेपर तो थोड़ा सा मतलब आराम, तो थोड़े से मॉडरेट एफर्ट के साथ आप आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये घबराना नहीं है हमारे पेपर में, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बुक्स की बात कर लेते हैं। मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक, पेपर के जो नीचे जो स्टेशनरी शॉप है उससे अवेलेबल है, तो वो नोट्स जो है वो आप ले लें, क्योंकि मैं नोट से ही पढ़ाता हूँ अपने, ठीक। और एग्जाम किट, एक खास बुक आती है एग्जाम किट, जो पुराने एसएससी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, 2 पब्लिशर्स की बुक आती है, इसमें एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस होते हैं, सही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो जितने हम सॉल्व करें उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो ये जो 2 पब्लिशर्स की बुक आती है, दोनों ही मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ले लें,
सही, क्योंकि जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करें उतना ज्यादा हमारे लिए क्या रहता है, अच्छा रहता है, क्योंकि पेपर में भी क्या फेस करना है भाई, क्वेश्चन ही फेस करना। ठीक है, बुक इसके अलावा पीपीपी पब्लिशर की भी आती है, मैं तो अपने नोट से कवर कर पाता हूँ, सही है, आप पूरी बुक से कवर करना चाहते हैं, ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो 90 एम कर रहा हो, जो एम कर रहा है 100%, 100 आउट ऑफ क्या लाने, मैंने 100 लाने हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है इसमें, तो जाहिर है फिर उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में चीजों को पढ़ना जरूरी। मेरे नोट्स से पढ़कर मेरा क्रैश कोर्स 3 दिन का लेकर एक बच्चा 89 मार्क्स तो लेकर आया, सही है। सो इससे भी ज्यादा चाहिए तो मैं कहता हूं कि फिर आप चले जाओ किसकी तरफ, बीपीपी या कैपलान की बुक ले, वरना ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि आपके नोट्स से अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मैं एक और सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ एफबीटी, वहां मुझे पता है, वहां भी मैंने नोट्स बनाए, लेकिन वहां मुझे पता है बुक पढ़वानी जरूरी है बच्चे को, तो मैं उसको फिर नोट्स और बुक दोनों ही चीजें कहता हूँ, लेकिन यहाँ क्योंकि नोट से काम हो सकता है तो मैंने आपको बता दिया कि आप नोट से काम चला सकते, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी किस हवाले से, टॉपिक्स देख लिया हमने, ठीक है, अपना कोर्स का स्ट्रक्चर देख लिया हमने, और हमने पेपर का फॉर्मेट देखा, और हमने बुक्स की बात कर ली कि बुक्स कौन सी हमने यूज करनी है। अब जरा मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस का, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, सर बुक कौन सी फॉलो करें, कैपलान वाली ले ले तो ज्यादा बेहतर है, अगर आप बुक फॉलो करना चाह रही है तो कैपलान वाली ले ले। कैपलान का जो टेक्स्ट है ना वो एज कम्पेयर टू बीपीपी इजी है, और क्योंकि लॉ ही है तो आप चाहे बीपीपी से पढ़े कैपलान से पढ़े, बात एक ही है। तो कोई क्वेश्चन है अभी तक के डिस्कशन में तो मुझसे पूछ लो फिर आगे चलते हैं हम डिस्कशन को लेके। सारा जो आपने लॉ के बारे में किया है ये यहाँ पे फॉलो होता है, यहाँ पर इसमें से कंपनी लॉ फॉलो होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ फॉलो होता है, एजेंसी पार्टनरशिप लॉ फॉलो होता है, सारी चीज जो पढ़ रहा है अकॉर्डिंग यूके पढ़, तो सही यूके में बोले बोले यहाँ पे ये चीजें फॉलो होती नहीं है, करनी नहीं है, या क्या सिलसिला है जो हम पढ़ रहे हैं, सही है, यहाँ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिगड़ा हुआ है। यहाँ जितने लॉज हैं यहाँ उसमें से काफी सारे लॉज ऑलरेडी यहाँ हैं, लेकिन एक लोगों को अवेयरनेस नहीं कि भाई मेरा ये राइट है, सही है, दूसरा अवेयरनेस है तो कोर्ट का निजाम अजीब सा हुआ है, केस कर दिया आपने, ठीक है, एक पार्टी के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को अपीयर ही ना करवाए कोर्ट में, तो जज साहब फैसले ही नहीं लेंगे कोई, वो केस क्या होगा फिर, किस तरह रहेगा, यानी एक बंदा सिंपल इस तरह से केस आगे लेकर जा सकता है कि वो कोर्ट में अपीयर या ना हो हियरिंग। तो ये वाली जो चीजें ना इसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है वो कोर्ट पे नहीं है। मकसद ये था कि मैं इसके को यूके की एजुकेशन ले रहे, यही एज्यूम करके तो बिल्कुल 5 है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको, आप मेरे ख्याल से आप यूनिवर्सिटी साइड से आ रहे हो, मैं मास्टर इकोनॉमिक फाइनेंस हूं, मेरी फर्स्ट क्लास थी, समझ गया, तीन मेरे पेपर एग्जाम हो चुके हैं, मैं लॉ की चॉइस कर, मैं समझ गया आपको ब्रीफली ये था, समझ गया। सर ये आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी लॉ में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जो आप बता रहे हैं, मैं तो बस पहला अपना कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना चाहता हूँ, मैं यूके की एजुकेशन ले रहा हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ, ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। इसके अलावा क्लास के एंड पे थोड़ी सी मैं चिट चैट करूंगा आपसे, सर सही है, तो ये एसीसीए के हवाले से कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो आपके क्लियर हो जाएंगे, सही, तो आप फिक्र नहीं करो, ठीक है जी। नोट्स पीडीएफ में जो है वो सिर्फ मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ जो स्टूडेंट कराची में नहीं होते, तो मेरा ख्याल है आप एफबीटी में भी थी रंजन, तो जैसे मैंने एफबीटी में प्रोवाइड किए थे तो मैं यहाँ भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, बस वो आप मुझे जो है ना पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे अपना टीएसए आईडी, अपना ईमेल एड्रेस। अच्छा जी, आज हमारी पहली क्लास है, ठीक, पेपर के हवाले से लिटिल लाइट डिस्कशन हम रखेंगे इसका। जैसे कि मैंने कहा था कि कहाँ से स्टार्ट लेंगे क्लास, हम कौन से लॉ से स्टार्ट लेंगे,
कॉन्ट्रैक्ट लॉ से। तो थोड़ा सा हम आज जो है ना वो इंट्रोडक्शन लेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और कितनी कितनी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हमें मार्केट में होते हुए नजर आ रहे होते हैं। एज फार एज जितना हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है उसके हिसाब से हमने बात कर दी। तो अगर जनरल वर्ड्स में मैं लोगों से पूछूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ज्यादातर लोग मुझे एक टर्म बताते हैं, दैट इज डील। सर कॉन्ट्रैक्ट इज अ डील और एन एग्रीमेंट। दो पार्टीज के दरमियान अगर एग्रीमेंट हुआ हुआ तो उसको क्या कह सकते हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब इसको लीगली ट्यून अप कर लेते हैं। कहते हैं ना लॉ के जेर जबर पेश होते हैं अपने, तो जरा इस कॉन्सेप्ट को हम ट्यून अप कर लेते हैं। देखो, एग्रीमेंट वर्ड का मतलब है कि दो पार्टीज किसी पॉइंट पर या कुछ पॉइंट्स पर क्या है, रजामंद है, मुत्तफिक हो गए। ये मतलब है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट तो ये भी हो सकता है कि एक बच्चा जो है ना वो आया दूसरे बच्चे के पास, अपने दोस्त के पास, और उसने कहा कि यार सुबह क्या कर रहा है, फ्री है? उसने कहा हाँ मैं फ्री हूँ। उसने कहा कल फला फला गली के लड़कों के साथ हमारा मैच है, ग्राउंड में आ जाएगी वो। सही है उन्होंने, उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। वो सुबह गए नहीं मैच के लिए, जिनको वो दोस्त बुलाने आया था। अब मुझे बताओ, क्या एक दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था उनका? एक दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था, मुत्तफिक हुए थे, वो एक बात पर मुत्तफिक थे कि हाँ भाई सुबह जो है वो मैच के लिए जाना है इसमें। लेकिन एक बंदा सुबह क्या कर गया, बैकआउट कर गया। अब वो जो दोस्त है वो केस कर सकता है अदालत में कि जज साहब ये मैं इसके पास गया था और इसने एक दिन पहले की बात है, जज साहब इसने बोला था कि मैं आऊंगा, फिक्र नहीं करो, और दूसरे दिन ये इसने इमरान सॉरी इसने जो है वो नहीं आया। ठीक। सो अब मुझे ये बताएं आप कि क्या जज इस केस को रजिस्टर करके इसके बारे में आगे कुछ लेके चलेगा चीजें? सही है। एक बंदा कह रहा है नहीं, एक बंदा क्या कह रहा है, हाँ ठीक है। नहीं, अभी देखते हैं, इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। और अब एक और इसी तरह का इन्वॉल्वमेंट, एक और इसी तरह की एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स से पीएसएल हो रहा है, और पीएसएल में कराची की टीम में एक फॉरेन प्लेयर को हायर किया गया। सही है। उसके साथ पूरा जो है वो बैठ कर बात तय हुई है। ठीक है, वो आएगा यहाँ पर, क्या क्या चीजें हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक, किस तरह से उसका रहना सहना यहाँ पर जो है वो होगा, और खास तौर पे उसको ये जो गिनती के कुछ मैचेस होंगे, ये खेलने के कितने पैसे मिलेंगे, ये सब चीजें तय हुई हैं उसके साथ। वो न्यूजीलैंड का निकला, और जैसे न्यूजीलैंड वालों को एक दिन एक दफा का जिक्र है कि मसला और था कराची में मैच खेलने से, तो एंड वक्त पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो डर लग रहा है, मैं न्यूजीलैंड वापस जा रहा हूँ। वो यहाँ से बैकआउट करके चले गए। अब क्या इस पे केस कर सकते हैं हम? सही। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये जो एक तार आपने छेड़ा है यहाँ पर, ये वर्बली कुछ नहीं होता, तो मैं जरा क्लियर कर दूं आप लोगों को कि जनरली लोग ये बिलीव करते हैं, जनरली ऐसा होता है, सबका बिलीफ मैंने देखा है, जनरली ये होता है कि वर्बली कुछ नहीं होता। नहीं, लॉ ऐसे नहीं कहता। लॉ ने बाकायदा एक टाइप इंट्रोड्यूस की हुई है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट की? ओरल कॉन्ट्रैक्ट की। दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट बाय स्पोकन वर्ड्स। वो सारी बात अपनी जगह पर है कि इसको प्रूव करना कोर्ट में क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन अगर प्रूव करना मुश्किल होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि लॉ लॉ ऑप्शन नहीं देगा पार्टीज को। लॉ ने ऑप्शन दिया हुआ, अगर आप प्रूव कर सकते हैं, कोई वीडियो कोई ऑडियो वगैरह जैसी चीज को दिखा सकते हैं, कुछ दो चार विटनेस आप खड़े कर सकते हैं, सही है, फिर बस सही। तो यही चीज पेपर वर्क होना जरूरी नहीं है। अब इसी तरह से देखो, उस बच्चे की जो मैं एग्जांपल दे रहा था, वो केस क्यों नहीं कर सकता? अगर तुम्हारे जहन में कि सर कोई एविडेंस क्रिएट हुआ, तो मैं एविडेंस को कहता हूँ, एविडेंस को पूरा लॉ पढ़ते हुए कहाँ रखेंगे हम? साइड पे रखेंगे, क्योंकि हम क्या नहीं बनने जा रहे, लॉयर बनने नहीं जा रहे। एविडेंस कैसे क्रिएट करना है ये हमारा मसला नहीं है। लॉ के प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस और पॉइंट्स क्या कहते हैं ये हमारा मसला है। हमने काले कोट पहनकर अदालत में जाकर कंपनी का केस लड़ना नहीं। वी आर गोइंग टू बी फाइनेंस प्रोफेशनल्स। हाँ, हमें इतना अपने प्रोफेशन के नजदीक जो जिस लॉ ने उसको घेरा हुआ है वो पता होना चाहिए, ताकि कल कला को जब हम अपने क्लाइंट को एडवाइस दे रहे हो तो वो कोई ऐसी एडवाइस ना हम दे जाए जो उसके लिए कोई लीगल इशू क्रिएट कर दे। इस हद तक हमने लॉ देखना है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। सही है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस तरह की बात कर रहा हूं कि मैं आपको डॉक्टरी पढ़ा रहा हूं लेकिन मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। सही है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं लेकिन एविडेंस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लॉयर बनने
नहीं जा रहे। अगर हाँ हम लॉयर बनने आते, वो प्रोफेशन हम चूज करते, तो एविडेंस ही उड़ना बिछोना होता हमारा। खैर, अब बात करते हैं कि सेकंड एग्जांपल जो मेरी थी, जिसमें हम ये कह रहे थे कि वो जो न्यूजीलैंड का प्लेयर है उस पर हम केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते क्योंकि उसने बैकआउट किया, तो आप कहते हो उस पर केस हो सकता है। यस, मैं भी कहता हूँ उस पर केस हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल जो मेरी थी, जिसमें एक बच्चा आ गया था अपने दूसरे दोस्त को बुलाने के लिए कि चल भाई दूसरे दिन मैच खेलना, और वो नहीं गया, उसमें केस नहीं हो सकता। दोनों जगह पर क्या नजर आ रहा है हमें? एग्रीमेंट नजर आ रहा है। दोनों जगह पर क्या नजर आ रहा है? लेकिन एक जगह चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में एग्रीमेंट को, दूसरी जगह एग्रीमेंट को चैलेंज नहीं है। इसका मतलब हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसके खास स्पेशल फीचर्स होते हैं जो हमने पढ़ने। वो फीचर्स अगर आपको एग्रीमेंट में नजर आते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है? फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और फिर आप उसको ले जाते हैं कोर्ट। सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, सी फॉर कोर्ट। तो अगर एक एग्रीमेंट बेचारा एग्रीमेंट ही रह गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया वो, तो जज साहब उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि पहली हियरिंग में केस डिसमिस हो जाएगा रजिस्टर होने के बजाय। अभी थोड़ी देर ठहर जाओ, ये सब क्लियर, थोड़ी देर ठहर जाओ, सही है, सब क्लियर होगा, ठीक है जी। और अगर एक एग्रीमेंट में कुछ खास फीचर्स भी साथ हैं, तो एग्रीमेंट को उठा के वो किस लेवल पे ले गए? कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पे ले गए। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो बिल्कुल फिर वो कोर्ट में क्या हो सकता है? चैलेंज हो सकता है। अब जज को रजिस्टर करना पड़ेगा केस। तो आइए जरा वो फैक्टर्स देख लेते हैं सबसे पहले हम, ठीक है जी, ताकि हमारे जहन के कुछ सवाल खत्म हो। इस डायग्राम को फॉलो करते हैं थोड़ी देर, और इसकी भी हम बिल्कुल राइट हैंड साइड देखेंगे क्लास। एग्रीमेंट के साथ हमने कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी डालने कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, और वो एग्रीमेंट के साथ जो इंग्रेडिएंट हमने डालने वो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। एग्रीमेंट के साथ क्या डालनी है हमने? कंसिडरेशन, और फिर तड़का लगाना है किसका हमने? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ये दो चीजें एग्रीमेंट को बड़ा कर कर, उसका स्टेटस बढ़ाकर क्या बना देंगी? उसको कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे। यानी हम ये कहते हैं कि एग्रीमेंट के अंदर लीगल बाइंडिंगनेस कौन से फैक्टर्स लेकर आते हैं? ये दो फैक्टर्स, कंसिडरेशन और इंटेंशन। अभी इनको देखते हैं कि क्या मतलब होता है इनका। इन तीनों चीजों को, एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन प्लस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन को क्या बोला जाता है क्लास? दे आर द पिलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कोई एक भी चीज मिसिंग होती है ना, तो जज फिर उस एग्रीमेंट, चाहे एग्रीमेंट मौजूद लेकिन कंसिडरेशन मिसिंग है अलग से, तो जज कहेगा ये तो एग्रीमेंट ही है, कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही। तो पार्टीज कहेंगी तो जज साहब, तो जज साहब कहेंगे दफा हो यहां से। समझ रहे हो? ठीक है। सो इसी तरह से अब बात कर लेते हैं कि एग्रीमेंट की तो बात कर ली हमने, रजामंद हो जाए पार्टीज तो हम कहेंगे एग्री हो गए। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न, एक्सचेंज। लॉ ये चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज कुछ ना कुछ एक्सचेंज जरूर करें। अगर दोनों के दरमियान कोई डील हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों तरफ से इस डील में कोई ना कोई कंसिडरेशन, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, न्यूजीलैंड का प्लेयर आ रहा है अपने 10,000 किस्म के कमिटमेंट खत्म कर कर यहाँ पर मैच खेलने के लिए, ये उसकी तरफ से क्या है? कंट्रीब्यूशन है इस डील के अंदर। और फिर यहां से जो भी पीएसएल की उस टीम का ओनर है, वो उसको क्या दे रहा है? फिर उसके मुआवजा दे रहा है, पैसे दे रहा है उसको उसके। ये यहां से क्या हो गया? एक कंट्रीब्यूशन हो गया। सो इस समथिंग इन रिटर्न को, समथिंग इन एक्सचेंज को लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम? कंसिडरेशन। तो कोर्ट ऑफ लॉ चाहते हैं दोनों तरफ से क्या नजर आ रही होनी चाहिए? कंसिडरेशन नजर आ रही होनी चाहिए। अब देखो, ये था असल मसला। वो जो बच्चा आया था बुलाने दूसरे अपने दोस्त को, उन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट तो हो गया था, लेकिन कोई कंसिडरेशन तय नहीं पाई थी कि यार तू आएगा तो पैसे कितने ले लेगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी वहां पर। सही है, अगर ऐसी बात होती तो हो सकता है फिर ये क्या बन जाता? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे तीसरी भी एक चीज होती है, क्या है वो? इंटेंशन, वो भी देखनी है हमने। ठीक है। सो हमारे जहन में अगर ये चीज आ रही थी ना कि क्योंकि वो लिखा होगा, साइन हुए होंगे,
सही है, वीडियो रिकॉर्ड अवेलेबल होगा उसका लेट से, इसलिए वो इन्फोर्सेबल होगा लॉ में, न्यूजीलैंड वाला एग्जांपल। नहीं, ये वजह नहीं है। वजह क्या है उसमें? सबसे पहली चीज क्या है? एग्रीमेंट। और दूसरी चीज क्या है? कंसिडरेशन। न्यूजीलैंड वाली एग्जांपल में कंसिडरेशन है, बच्चों वाली एग्जांपल में कंसिडरेशन मिसिंग है। एसेंशियल में देख लो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ रिटन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, लिखा हुआ कहीं पर? तो हमने भी फिर इसको इसी तरह से याद रखना है और अपने कॉन्सेप्ट को ट्यून अप करना है। रिटन होने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन की, केस का क्या मतलब है। मैं आपको बता दूं, देखो ये तो हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हमने अभी एग्रीमेंट को भी डिटेल में देखना है, फिर हमने कंसिडरेशन की डिटेल करनी है। एग्रीमेंट की डिटेल में 2 क्लासेस हमारी निकल जाएंगी, कंसिडरेशन की डिटेल 1.5 क्लास में जाएगी हमारी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन हमारा आधी क्लास में चला जाएगा। तो अच्छा खासा इस पे हम क्या लगाएंगे, आगे टाइम लगाएंगे। अभी तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर स्टेज पे देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है जी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इंटेंशन का मतलब आपको पता है भाई, नियत है। लॉ ये चाह रहा है कि जो 2 पार्टीज एग्रीमेंट कर रही है ना, उनकी लीगल रिलेशन बनाने की नियत, यानी वो ये बोले नहीं तो कम से कम सोच के बैठे हों, दोनों इंटेंट करके बैठे हों ये चीज, कि अगर कल कला को कोई मसला हुआ तो सामने वाली पार्टी को कोर्ट में क्या करेंगे, हम घसीटेंगे, चैलेंज करेंगे। ये होता है लीगल रिलेशन, जिसमें हम लॉ की जरूरत पड़ी तो क्या लेंगे, मदद लेंगे। मुझे बताओ, कमर्शियल पार्टीज जो होती हैं, जैसे तुम और टीएसए, तुम टीएसए के क्लाइंट्स, टीएसए एक सर्विस बिजनेस, कमर्शियल पार्टीज होगी। यहां क्या कहते हैं उसको उर्दू में, घोड़े ने घास से दोस्ती नहीं करनी है, बल्कि उसको क्या करना है, खाना है। अब घोड़ा और घास कौन है, ये आप लोग देख लो, बड़े माशाल्लाह आप लोग, ठीक है जी। सो टीएसए एक सर्विस प्रोवाइडर है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो पढ़ा रहा है, पढ़ाने के क्या ले रहा है, प्रॉफिट समेत पैसे ले रहा है, ठीक है जी। मुझे बताओ, खुदा ना खास्ता अगर टीएसए से कोई लैप्स होता है, तो कोई चीज हेसिटेट कर सकती है तुम्हें उस पर केस करने से? ना तुम्हारे किसी दोस्त का बिजनेस है टीएसए, लेट्स से फॉर अ व्हाइल, ना तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर का बिजनेस है टीएसए, तो कोई चीज हेसिटेट करेगी तुम्हें केस करने से? नहीं। हाँ, अगर एक चीज पाकिस्तान में केस करने से आपको हेसिटेट कर सकती है, तो हमारा कोर्ट का निजाम, चलो उसको छोड़ देते हैं हम। यूके में अगर तुम बैठे हुए हो किसी सर्विस बिजनेस में, और सर्विस बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है, पैसे ले लिया और उसके बाद सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोई चीज हेसिटेट करेगी तुम्हें उस पर केस करने से? नहीं। तुमने एक मोबाइल फोन लिया, उन्होंने वारंटी दी, तुमने उसके पैसे दिए, वारंटी से पहले वो एक्सपायर हो गया, अब कंपनी रिप्लेस रिपेयर नहीं कर रही उसको, कोई चीज करेगी हेसिटेट तुम्हें उस कंपनी पे केस करने से? नहीं करेगी हेसिटेट। इसका मतलब जिस वक्त तुमने डील बनाई थी, उस वक्त तुम्हारी क्या एग्जिस्ट कर रही थी, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन एग्जिस्ट कर रही थी। सही है कि तुम कोई डोमेस्टिक या दोस्ती या फैमिली मेंबर के साथ कोई एसोसिएशन, कोई रिलेशन नहीं बना रहे, कोई अरेंजमेंट नहीं बना रहे, नहीं, लीगल रिलेशन है तुम्हारा। कल कल को कोई मसला हुआ तो अदालत में घसीटोगे तुम सामने वाली पार्टी को। मसला ये होता है जब दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में बातचीत हो रही होती है ना, तो ज्यादातर उसमें ये इंटेंशन नहीं पाई जाती। अब वो जो दोस्त आया, उसने आके उससे कहा कि भाई कल आ जाओ मैच के लिए, और वो नहीं गया मैच के लिए, तो इसमें एक नहीं, 2 चीजें मिसिंग है। एक तो क्या मिसिंग है इसमें, कंसिडरेशन, और दूसरी क्या चीज मिसिंग है, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। तो क्या कभी भी कोई दोस्त और फैमिली मेंबर्स के दरमियान डील नहीं हो सकती? ये तो अजीब सी बात हो जाएगी, क्योंकि हमें तो होती भी नजर आती है डील। हो सकती है डील, लेकिन इंटेंशन रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ एडिशनल चीजें करनी पड़ती हैं, जो हम इंशाल्लाह जब इंटेंशन की डिटेल देखेंगे तो उस वक्त देखेंगे। सही है। तो व्हाट इज द यूजुअल बिलीफ, क्या कह रहा हूं मैं, यूजुअल बिलीफ ऑफ कोर्ट रिगार्डिंग इंटेंशन। कोर्ट कहता है मार्केट में 2 किस्म की ट्रांजैक्शंस होगी, 2 किस्म के एग्रीमेंट्स और क्या कहते हैं डील्स होगी। एक कमर्शियल डील्स चल रही है और एक क्या चल रही है, डोमेस्टिक डील्स चल रही है। कमर्शियल डील आपकी और टीएसए की जैसी पार्टीज की डील कह रहे हैं, मेरी और टीएसए की पार्टीज की डील कह रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ये कमर्शियल डील्स है। और डोमेस्टिक डील्स कौन सी हैं, भाइयों के दरमियान कोई बात तय हो रही है, मियाँ बीवी के दरमियान कोई बात तय हो रही है, अब्बा बेटे के दरमियान, अम्मा बेटी के दरमियान कोई बात तय हो रही है, बहन भाई के दरमियान। सही है। नहीं बोलो, क्योंकि पूरा ही सिविल मैटर है। इवन कॉन्ट्रैक्ट की वो जो डील हो रही है तो तुम्हारी कमर्शियल के साथ हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे ही बोल, ठीक है नहीं। सो इसी तरह से तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारी डील हो रही है, इन सबको क्या बोला जाएगा, डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स बोला जाएगा।
तो द यूजुअल बिलीफ ऑफ कोर्ट इज कि कमर्शियल में इंटेंशन होती है और डोमेस्टिक में यूजुअली इंटेंशन, बट एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें इंटेंशन आपको डोमेस्टिक वाले अरेंजमेंट्स में भी नजर आ सकती है। सही है, तो इसको इंशाल्लाह जब इसका शुभ मुहूर्त आएगा तो उसको देखेंगे हम। सो अब ना हम कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्चुअल अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं। हमसे कोई पूछे कि हम कौन है तो हम क्या बोलेंगे? इंसान है हम। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल डिफाइनिंग वर्ड फॉर आवरसेल्व्स कि हम कौन है? इंसान। तो इसी तरह तुमसे कोई पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो तुम बोलोगे एग्रीमेंट है। अजान के लिए रुकते हैं थोड़ा सा। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारा डिफाइनिंग वर्ड इंसान है, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट का डिफाइनिंग वर्ड क्या है? एग्रीमेंट। लेकिन अब कौन सा एग्रीमेंट? ऐसा एग्रीमेंट जिसमें क्या एग्जिस्ट कर रही हो क्लास? और उन दोनों चीजों को एक नाम दिया, क्या दिया हमने? लीगल बाइंडिंगनेस एग्जिस्ट। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लीगल बाइंडिंगनेस एग्जिस्ट कर रही है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोल देते हो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन कंप्लीट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। छोटी सी डेफिनेशन। और लीगल बाइंडिंगनेस किन फैक्टर्स से आती है? वो दो फैक्टर्स है, कंसिडरेशन और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है। अब कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं हम क्लास। सबसे पहले कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप्स में कवर कर देता हूं। देखो, स्पोकन वर्ड से अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोल दोगे आप? ओरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। इसी तरह से अगर रिटन वर्ड से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या बोल देंगे उसको? रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब एक और चीज देख लें। आपने कुछ इस तरह के एग्रीमेंट्स भी देखे होंगे जो एक खास गवर्नमेंट पेपर पर होते हैं।
येलो कलर का वो पेपर होता है, जुडिशरी का एम्ब्लेम उस पर बना हुआ होता है, चांद सितारा लोगो बना हुआ होता है, सही है। और वो दोनों पार्टीज जो भी होती है वो साइन करती हैं उसको। फिर एक और चीज कहती थी, रजिस्टर्ड एडवोकेट से क्या होता है, वो सील्ड होता है, स्टैंप लगी हुई होती है उसके सिग्नेचर में, सही है। इसको हम ऑथोराइज कहते हैं। रजिस्टर्ड एडवोकेट ने जब अपनी सील लगा दी है, स्टैंप लगा दिया, वो क्या हो गया, ऑथोराइज। और अब उसको बॉन्ड पेपर बोला जाता है जब सील लग जाती है उस पर, तो सही। तो उसको उसके काफी सारे नाम सुने होंगे, एफिडेविट भी कहते हैं उसको, सही है। स्टैम्प पेपर भी कहते हैं, बॉन्ड पेपर भी कहते हैं उसको, और उसको डीड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डीड, ठीक है जी। अच्छा, मैंने एक ये कितनी चार हो गई ना, मैंने एक पांचवी भी वर्ड सुना हुआ, लोग अक्सर बोलते हैं स्टाम्प पेपर भी बोलते हैं लोग इसको, खैर। सो ये पांचवी टर्म भी हमारे यहाँ यूज होती है। तो क्लास, कॉन्ट्रैक्ट बाय डीड क्या होता है, सबसे पहले रिटन होगा, दोनों पार्टीज की तरफ से क्या होगा, साइन, और किसी रजिस्टर्ड एडवोकेट से क्या होगा, वो ऑथराइज्ड होगा। तो ये तीन क्वालिटीज अगर वो मीट कर रहा है तो हम फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट बाय डीड बोलेंगे, या सिंपल शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं आप उसको, डीड बोल सकते हैं, ठीक है जी। सो ऑथराइज का मतलब क्या हो गया क्लास, स्टैम्प्ड बाय अ कोर्ट ऑफिशियल। उस एडवोकेट को हम क्या बोल रहे हैं, कोर्ट ऑफिशियल बोल रहे हैं। सर बॉन्ड पेपर में लीगल पेपर होता है, उसको डीड से जब सब उसके ऊपर आ जाएगा तो उसको एक जब अथराइज उसको डीड बोला जाएगा। हाँ लेकिन बिल्कुल, बॉन्ड पेपर स्टैम्प पेपर सर एक ही वर्ड है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे गवर्नमेंट पेपर को जिसके ऊपर आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न लिखेंगे और इस पर साइन करेंगे, रजिस्ट्रार उसको ओके करेगा और उसको डीड बोला जाएगा। बॉन्ड पेपर को डीड तो नाम नहीं दे सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। नहीं, इसको भी बॉन्ड बोलते हैं, इसको स्टैम्प पेपर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेपर भी बोलते हैं। स्टैम्प पेपर दिया, ठीक है, मैं लिख कर दे मसला पता है क्या है? एक थोड़ा सा समझना है इसको। मसला ये कि हम लोगों ने ना गलत बोलना शुरू कर दिया। ये चीज सुधारना चाहिए। हाँ, तो ये सुधर रही है, अब सुधारे इसको। कुछ और भी आगे बताऊंगा, मैं रजिस्टर कर दूं। सही सही। तो ये इसको इसको आप ट्यून अप करो अपने कॉन्सेप्ट को, कि जिसको आप डीड बोल रहे हो उसी को आप बॉन्ड पेपर भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो उसको, स्टैम्प पेपर भी बोल सकते हो। हाँ, पहले जरा अटेंडेंस मार्क कर दो उस पर। तीन स्टूडेंट्स हमारे पास ना ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन बिल्कुल देख लें। पिरंजल, सफा, आसिफ और मरियम। बॉन्ड पेपर भी एक चीज का नाम है, स्टैम्प पेपर भी एक चीज का नाम है, लेकिन उसको एग्रीमेंट किस तरह बोलेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। ये एक पेज का नाम है ना, जब आप रिटर्न लिख के साइन करेंगे तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा, और अगर कोई अथराइज पर्सन उसको अथराइज कर देगा, हाँ भाई इस चीज जमानत है, तो डील बन जाएगी। नहीं, तो ये जरा हाँ, ये मैं क्लियर कर देता हूँ अभी, ऐसा नहीं। सबसे पहले तो देखो, सही है, सबसे पहले तो देखो आपने एक नई चीज आज सीखी, और वो ये कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इससे पहले हो सकता है आपको लगता हो कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, एग्रीमेंट, लेकिन आज आपने एक नई चीज सीखी, नहीं कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट होता ही होता है। सही कह रहा हूं मैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट तो होता ही होता है, क्योंकि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट है ही क्या, सबसे पहले एग्रीमेंट है। तो अब वो एग्रीमेंट बाय ओरली हुआ हो या रिटन में हुआ हो या किस पर हुआ हो, डीड पर हुआ हो, तो एग्रीमेंट तो सबको बोलो। ये जो तुम्हारी पहली कंफ्यूजन थी कि उसको एग्रीमेंट बोलेंगे, नहीं, एग्रीमेंट किसको बोलेंगे फिर आप, चाहे वो ओरली हुआ हो, चाहे वो रिटन हुआ हो, चाहे वो कैसा हुआ हो। उधर देखो, थोड़ा सा उधर तो देखो 2 मिनट, एग्रीमेंट किसको बोलेंगे, एग्रीमेंट इन तीनों को बोलेंगे। तीनों और अपना
इसको भी बोलेंगे क्योंकि ये क्या है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये भी क्या है, रिटर्न हो गया और ये डीड हो गया, ठीक है। इधर वर्ड क्या कॉमन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट। आपकी ऊपर वाली भी वो बात समझ में आ गई, मुझे पास बात ओरल कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं अच्छा। आती वजह ये है। हाँ सही है, कि जिसका आप सबूत पेश ना कर सको उस पे आप कैसे बहस कर सकते हो, कैसे किसी को साबित कर सकते हो, बस इस चीज पे बैठता हूँ। मसला ये है कि रिटर्न बैठ कर सकते हो, डीड कर सकते हो। अच्छा ना, एक सुनो तो कम से कम थोड़ा सही है। सो देखो, अगर आप सबूत पेश नहीं कर सकते तो वो सिचुएशन डिपेंड करता है ना। हो सकता है किसी सिचुएशन में ओरल का सबूत पेश कर सकते हैं, तो फिर वो कैमरा एक मिनट है, हाँ कर सकते हो ना, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि कभी ओरल है तो कभी हमेशा सबूत पेश नहीं कर सकते आप। 2 मिनट मेरी बात का जवाब दो। ये नहीं हो सकता कि अगर ओरल है तो हमेशा उसका सबूत पेश नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब ऐसा नहीं हो सकता तो लॉ ने क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया। ऑप्शन है ना यार आपके पास, आप स्मार्टली अगर अपनी सिचुएशन को सेफगार्ड करना चाह रहे हो तो एट फर्स्ट क्या बनाओ, फिर रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट तो ओरल भी है, अब थोड़ा इसको ट्यून अप करो, क्या बनाओ फिर, रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, लिख लो उसको। ये हमारे नबी यही पाकिस्तानी लॉ भी यही कहता है कि ज्यादा बेहतर है कि कैसे कर लो रिटन। अगर बेहतर कहा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन ही अवेलेबल हो सकता है, कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आप प्रूव कर सकते हो। तो इसलिए कोर्ट की तरफ से देयर इज अ टाइप ओरल कॉन्ट्रैक्ट। और मैं फिर कह रहा हूं, इस टेंशन को किस पे छोड़ेंगे हम, किस पे छोड़ेंगे, वकील पे। उसको उस एक्सपर्ट बंदे को हम अपना केस बताएंगे, वो हमसे पूछेगा यार लिखा था कहीं नहीं, कोई खड़ा हुआ था आसपास, कहाँ हो रहा था ये सब बात। वो हमसे काफी सारे फैक्ट्स पूछेगा और फिर वो देखेगा कि उगलवाना किस तरह से इसको अदालत, जज साहब को कौन सा पॉइंट नोट करवाना, समझे बात को। तो ये काम हम उस पर छोड़ दें। हम ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट बाय। तो अब ये एक मसला तो हल हो गया कि ये तीनों एग्रीमेंट से बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा मसला देखते हैं। देखें, जिस वक्त वो पेपर होता है जिसपे जुडिशरी का एम्ब्लेम बना हुआ होता है और कुछ लिखा हुआ नहीं होता, तो उसको हम मार्केट में कोई कुछ भी बोले, उसको स्टैम्प पेपर बोले, बॉन्ड पेपर बोले, कुछ भी बोले, हम क्या बोलेंगे, लीगल टेक्निकलिटी जानने वाले लीगल पेपर बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको? लीगल पेपर बोलने ली चाहिए, बस लीगल पेपर है वो, ठीक है जी। अच्छा, अब वो स्टैम्प पेपर बॉन्ड पेपर कब बनता है? जब उसमें सारी लवाजमात पूरे हो जाते हैं, पार्टीज ने लिख भी लिया, साइन भी कर लिया और किसी रजिस्टर्ड एडवोकेट की क्या लग गई, उस पर स्टैम्प भी लग गई। अब इसको तुम चाहे स्टैम्प पेपर बोलो, डीड बोलो, या क्या बोलो इसको तुम, और क्या बच गया, स्टैम्प पेपर, डीड और बॉन्ड पेपर बोलो, तीनों बोल सकते हो इसको। तो ये हम जो सुनते हुए आए ये सब गलत है। डीड तो मैं 100% छोड़ दूं, बॉन्ड पेपर, स्टैम्प पेपर, तो ये एक ही नाम है डीड का, जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, जब वो कंप्लीट हो चुका है तो वो बॉन्ड, वो जो पेपर को बोलते हैं वो लीगल पेपर, वो लीगल पेपर। मैंने और तुमने अपनी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स उस पर लिख ली, साइन कर लिया, लेकिन अभी तक स्टैम्प नहीं, अभी तक वो लीगल पेपर है बस। एग्जैक्टली, मिसअंडरस्टैंडिंग अभी वो नहीं हुआ ना, साइन जब साइन कर लिया हमने, स्टैम्प नहीं लगाया, रजिस्टर्ड एडवोकेट से स्टैम्प नहीं लगाया, तीन चीजें हैं यहाँ पर, लिखा हुआ हो, पार्टीज ने साइन किए हुए, और क्या हुआ हो, कोर्ट ऑफिशियल ने उसको साइन किया हुआ। आपने कोर्ट ऑफिशियल से अगर साइन नहीं करवाए तो अभी तक ये बॉन्ड पेपर, डीड या क्या कहते हैं, स्टैम्प पेपर नहीं कहलाया जा सकता। स्टैम्प भी नहीं है, स्टैम्प पेपर कहां से बोलोगे इसको, समझ गए बात? सर डीड अलग एस्पेक्ट में अगर देखा जाए कि लॉ आ जाए तो काम आ जाए, दो बंदों के दरमियान रजिस्ट्रार का तो कोई काम नहीं किया ना, थर्ड पार्टी को हमारी ऑथराइज करने के लिए। हम अगर बॉन्ड पेपर, क्योंकि आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं इसलिए आ रही है, आप एक नॉर्मल बच्चे की कॉपी फाड़कर उस पर भी लिख सकते थे चीजें, है ना। ये तो ऑप्शन आपके पास है, ये तीनों ऑप्शन आपके पास है, आप चूज करो क्या करना। हाँ हाँ, देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स जो लॉ ने कह दिए हैं, हाँ मैं ये बोल रहा था, देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स जो लॉ ने कह दिए हैं कि उनका डीड पर होना जरूरी है, जैसे प्रॉपर्टी की डीड पर होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, लॉ नहीं मानेगा फिर उसको, सही है। इसी तरह बिल्कुल सही है, इसी तरह से शेयर्स और डिबेंचर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, डीड पर होता है। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी डीड पर होते हैं। तो अगर लॉ ने कुछ खास किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफाई कर दिया तो वो उस तरीके से होने चाहिए, तो ठीक है, वहां पर आप वो तरीका फॉलो करें। लेकिन बाकी हर किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपके पास चॉइसेस अवेलेबल। अभी क्लियर होता है? चलो अच्छी बात, आगे चलते हैं फिर। तो हमने ये तीन कॉन्ट्रैक्ट्स देखे क्लास, ठीक।
अच्छा, अब मुझे बताएं, क्या इसमें इजहार ऑफ अल्फाज हो रहा है? एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स है इसमें? ओरल में भी देख लो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, रिटन में भी और डीड में भी, क्योंकि वो भी रिटन। अब सुन लो इसको, इन तीनों को मिला के हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी, कोई इशू? तो ओरल, रिटन और डीड वाले को मिला के क्या बोल दोगे आप? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स बोल दोगे। ठीक है जी। अब अगर कोई एक्सप्रेस होता है ना, तो फिर कोई ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपने वर्ड्स यूज नहीं किए होते और कॉन्ट्रैक्ट बन गया होता है, जिसमें आपने कुछ बोला नहीं होता फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया होता है, अंडरस्टूड कॉमन सेंस से कॉन्ट्रैक्ट बन गया होता है। सबसे पहले एक, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। अक्सर आपने देखा है शॉप पे ऐसे करते हैं लोग, आपने हो सकता है आपने भी ऐसे किया। आप गए भाई, आपने वो चिप्स का स्टैंड रखा हुआ था, उससे लेस का आपने जो है वो 50 रुपए वाला पैकेट उठाया और आके आपने कैश काउंटर पे 50 रुपए दे दिए, कुछ नहीं बोला उससे आपने। या कोई बच्चा आता है ना, अंकल ये चीज है कितने की है, कुछ नहीं बात की आपने उससे, आपने सिर्फ वहां से उठाया, उसको क्या दे दिए? 50 रुपए दे दिए, उसने वो 50 रुपए ले लिए। किसी ने कुछ बोला नहीं। एक्शंस ऐसे थे जिनसे ये इन्फर किया जा सकता है कि एक पार्टी आई, उसने चिप्स की डील करना चाहिए और उसके लिए जो पैसे लिखे हुए थे वो उसने क्या कर दिए? पे कर दिए। दूसरी पार्टी, पैसे लिखे हुए थे, एक टर्म लिखी हुई थी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा गया ना, सही है। सो दूसरी पार्टी जिसके पास वो चीज थी, जब उसको पैसे मिले तो उसने भी कोई ऑब्जेक्शन रेस नहीं की। तो इसका मतलब ये हो गया, इससे यही अंडरस्टूड माना जा सकता है कि दोनों पार्टीज ने चिप्स के पैकेट की क्या की है? डील की। सही है। तो या तो वो आ जाते भाई साहब चिप्स खरीदने के लिए, और वो हलफी अंदाज में जो है वो उठा के हाथ ऐसे कहते कि मैं वादा करता हूं कि अगर तुम एक 50 रुपए का लेस का पैकेट मुझे दोगे तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। वहां से शॉपकीपर दूसरा हलफ उठाता वो कि मैं भी वादा करता हूं कि अगर तुम 50 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें चिप्स का पैकेट दूंगा। ऐसा होता तो हम बोलते ये क्या होता? फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता, ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता। इसके लिए हो सकता है 50 रुपए के लेस के लिए वो डीड बना लेते, वो भी ऑप्शन है उनके पास। लेकिन उन्होंने और कन्वीनियंट ऑप्शन की तरफ जाना चूज किया कि खामोशी से चिप्स उठाए और क्या किए, उसके पैसे कैश काउंटर पे दिए और वो ये जा वो जा हो गया। हालांकि वो पैसे दिए बगैर भी ये जा वो जा हो सकते थे, सही है, लेकिन उन्होंने पैसे दे दिए। तो अब जब उन्होंने पैसे दे दिए तो ये क्या बन गया क्लास? अंडरस्टूड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बेशक इसमें कोई वर्ड्स यूज नहीं हुए, लेकिन इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को कहता हूं जिन जो बेचारे यहाँ पर अटके हुए होते हैं, क्योंकि इतने अरसे से वो ये देख कर आ रहे होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लिखकर होता है, कॉन्ट्रैक्ट लिखकर होता है, और वो जो बात उनको बताई जाती है कि लिख लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। समझ रहे बात को? ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि उनके ना जहन में पत्थर की लकीर की तरह से फिक्स हो गई होती है बात कि कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा, लिख कर ही होगा। सही है। तो ऐसे में सारे स्टूडेंट को कहता हूँ कि नोटिस करो, लिखना तो दूर, बोलना तो दूर, लॉ ने इशारों में कहा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, चिप्स का उठा के काउंटर पर आना, पैसे देना, इशारों में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है जी। सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट और बाय एक्शन। अब इसकी एक और कमर्शियल शक्ल भी देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। देखिए भाई, एक बंदा है ए, वो जाता है बी के पास लोन लेने के लिए। सही है। तो ए जा रहा है बी के पास क्या लेने के लिए? लोन लेने के लिए। बी ए से कह रहा है कि भाई आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि जिसको मैं देखते हुए लोन तो नहीं दे सकता आपको, हाँ अगर आप कोई गारंटर लेकर आ जाओ, कोई आपके लोन की मुझे क्या दे दे? गारंटी दे दे, श्योरिटी दे दे, गारंटी दे दे, तो मैं आपको लोन दे देता। ए जाता है और वो रिक्वेस्ट करता है किससे? अपने एक बिजनेस एसोसिएट सी से कि यार बी से मुझे लोन चाहिए और उसको गारंटी चाहिए। सी बी को रिटन गारंटी दे देता है। सही है। गारंटी को श्योरिटी भी कहते हैं, तो मैं शॉर्ट में श्योरिटी लिखा हूं उसको। सही है। सो सी बी को जो है वो रिटन गारंटी दे देता है। तो देखो, ए और बी के दरमियान ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सही, ओरल या रिटन, मैं इसको एक्सप्रेस कह देता हूँ। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने कहा मुझे लोन दो, बी ने कहा मुझे आप गारंटी ला के दो।
सी ने बी को यकीनन गारंटी दे दी, वो भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सी ने कह दिया कि ठीक है वो नहीं पे करता तो मैं पे करूंगा, दैट्स द गारंटी। नाउ ए और बी के दरमियान भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, सी और बी के दरमियान भी क्या हुआ हुआ है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ। अब मुझे कॉमन सेंस से जवाब दो, अगर ए लोन नहीं पे कर पाता तो बी किसके पास जाएगा, सी के पास। सी उसको पैसे देता है क्योंकि वादा किया था सी ने बी से, तो क्या बाद में सी ए से वो पैसे डिमांड कर सकता है? मैं जवाब दे देता हूँ यस, क्योंकि इनिशियली वो पैसे किसने पे करने थे, ए ने। तो सी ने जो गारंटी दी थी वो बेसिकली ए के लिए टाइम बाय कर रहा, कि चलो मेरे पास भी पैसे होंगे, तुम नहीं दे पा रहे तो मैं दे देता हूँ। अब ये बात जो है ना वो अगर सेटल नहीं भी हुई है, एक्सप्रेसली डिसाइड नहीं हुई है, किसके दरमियान, ए और सी के जबरदस्त, ए और सी के दरमियान अगर ये एक्सप्रेसली डिसाइड नहीं भी हुई है कि लेटर ऑन अगर गारंटी इन्फोर्स करना पड़ी, सी को गारंटी अमाउंट देना पड़ा, तो बाद में फिर वो ए से ये पैसे रीइंबर्स करवा सकता है। तो ये बात अगर एक्सप्रेसली डिसाइड नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, जिसको हम यहाँ पे इंटेंशन तो एक ही ना, वो आया बी के बाद उससे मना करके सी और पी तीसरा इन्वॉल्व हो गया, उसमें इंटेंशन तो एक ही। हाँ बिल्कुल, वही एक्सप्रेस में आ गया। नहीं, इस चीज का एक्सप्रेशन नहीं हुआ है अभी तक। ये देखो कि सी ने ए से बैठकर कोई ऐसी बात की नहीं है कि अगर मुझे इस बी को अमाउंट देना पड़ा तो फिर बाद में आप मुझे ये अमाउंट रीइंबर्स करोगे, ये वाली बात नहीं हुई है। अगर ये होती तो हम कहते हैं एक्सप्रेस है, लेकिन लॉ कह रहा है ये ना भी हो तो इम्प्लाइड अंडरस्टूड है कि भाई ये सी ने किसके बिहाफ पे दिया है अमाउंट, ए के बिहाफ पे, तो देयर इज एन इम्प्लाइड ड्यूटी ऑन ए कि वो ये अमाउंट सी को क्या करे, लेटर ऑन रीइंबर्स करे। सही, इसका पूरा गारंटी का लॉ है, सही है, जिसमें इस लॉ ने इसको ऐसे डिफाइन किया है, मैं वो आपको वर्ड्स यूज करूंगा, लॉ ने इसको ऐसे डिफाइन किया है कि वंस श्योरिटी, जो कि हमारे केस में कौन है, सी, वंस श्योरिटी लोन पे ऑफ करता है क्रेडिटर का, तो उसके बाद क्रेडिटर के कपड़े वो पहन लेता है डेटर के सामने। इस तरह से लॉ ने इसको डिफाइन किया कि ये बात फर्दर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि जो ओरिजिनल डेटर है ए, उसने बाद में पैसे सी को देने हैं, वो तो देने ही देने। सो दैट्स व्हाई इन दोनों के दरमियान कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्लास, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। कर भी दिया तो कोई मसला नहीं है, नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है, वो राइट है। अच्छा जी, अब एक और कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्लास, आईटी के जो है वो इंक्लूजन के बाद देयर आर वेरियस न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, और आपको ऑनलाइन जो डील्स हो रही होती हैं, साइन अप्स हो रहे होते हैं वेबसाइट और सर्विसेज पर, ऐप आपने इंस्टॉल की, ठीक है, डाउनलोड की, उसको फिर आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें अक्सर वो कह भी लेते हैं कि भाई बाय क्लिकिंग नेक्स्ट यू आर एग्रीइंग टू आवर टर्म्स एंड कंडीशन, और आगे उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन का छोटा सा लिंक भी दिया होता है, वो आप खोल लें तो फिर अब मेरे ख्याल से क़यामत तक भी जो है वो पढ़ना उनको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी होती हैं वो। तो ये सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इसको यूज करके क्लास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लगा हुआ है, दोनों चीजों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उनको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ईमेल के थ्रू हुआ है, एक्सप्रेस भी है, रिटन भी है और इलेक्ट्रॉनिक भी है। अगर कोई फॉर्म था किसी वेबसाइट पे, आपने जाके वो फिल किया है, सही, और ऑनलाइन पेमेंट आपने क्या की है, कार्ड वार्ड के थ्रू उसको पे कर दिया, सही, रिटन भी है, ठीक, और क्या है साथ में, इलेक्ट्रॉनिक भी है। कोई इशू? पेपर में एक क्वेश्चन आया, गौर से सुनना पेपर में क्वेश्चन आया कि एक बंदे ने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर उसने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी, प्रिंटर से उसका प्रिंट निकाला, और फिर जिसके साथ वो डील करना चाह रहा था, दोनों पार्टीज ने उस पर क्या कर दिया, साइन कर दिया। अब एग्जामिनर ने पूछा मैं बताओ एक्सप्रेस, नीचे पूछा हुआ है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, उसने पूछा मैं बताओ रिटन कॉन्ट्रैक्ट है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट बाय डीड है, क्या चूज करोगे? सही है, मैं ऑप्शंस देता हूँ, ऐसे होता तो सारा पेपर ही जो है 100% नहीं आ जाते फिर, नहीं है, यही तो सारा मसला है। जब क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के सामने आते हैं ना तो उनको लगता है चारों सही है,
यही असल ट्रिक होती है। उसने वो निकाल लिया, अच्छा अभी देखते हैं, रिटर्न भी कर लिया। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। गलत के बाद ही सही होता है। तो ये देखो, मैं ए में क्या ऑप्शन दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। बी में ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ये क्या है भाई, इम्प्लाइड है, ठीक है। सी में मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ये है रिटन है, ठीक है। और डी में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि ये है डीट, बाय डीट। आप सिलेक्ट करो कौन सा। टर्म एंड कंडीशन उसने प्रिंट से निकाल के साइन कर, प्रिंटर से निकाल लिया और फिर दोनों ने साइन कर लिया, सी हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है। आप कहते हो ये क्या है, सी है। अभी चारों लग रहे हैं या नहीं लग रहे, या अभी नहीं लग रहे चारों? डीट तो 100% नहीं, उसमें 22% आएगा। जबरदस्त, ठीक है ना, ठीक ये है, तो नहीं, ठीक है, रिटर्न उसने निकाल के कर लिया तो उसको बोल सकते हैं। ठीक। इम्प्लाइड जो है वो रिटन तो ऑब्वियसली है ना, बस सही है। इम्प्लाइड भी नहीं, अब जब रिटन हो गया तो ये तो एक चीज को खुद कह रहे हो ब्लैक है तो फिर वो व्हाइट तो नहीं हो सकती ना, तो इस तरह से इम्प्लाइड भी हो सकता है ये। इलेक्ट्रॉनिक से निकाल ऐसे यू गो फॉर करेक्ट आंसर। अच्छा अब मसला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होंगे, इसलिए एक बंदा कंफ्यूज हो सकता है कि चलो भाई ये तो पक्का पक्का नजर आ रहा है कि इम्प्लाइड नहीं है और क्या नहीं है, डीट नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक से निकाल है तो अब रेस किस पे लग रही है, ए और सी के दरमियान। एक कबूल आ जाएगा तो साइन आ गया, नहीं नहीं, साइन इलेक्ट्रॉनिक भी तो हो सकते हैं, सही। अभी देखो, अभी देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो आ गई, लेकिन पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्रोपोगेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंटरनेट विंटरनेट ऑनलाइन ऑनलाइन जैसी चीज को यूज नहीं हुई। बात समझ में आती है? सो क्योंकि ये दोनों में से एक अवेलेबल है दूसरा नहीं है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। बस हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके कन्वीनियंस आपने यूज कर ली है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो मैनुअल ही हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन। सही। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एसीसी एक एग्जामिनर ना कुछ इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं, जो थोड़े से कॉन्सेप्ट का टेस्ट रिक्वायर कर रहे होते हैं, जब उसका मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट सही आंसर नहीं देते ना, तो वो वेबसाइट पे टेक्निकल आर्टिकल्स में ये चीज शो करता है, अपना रोना धोना करता है एग्जामिनर के, क्या हो गया स्टूडेंट्स को, देखते नहीं है, सही से पढ़ते नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे भी रोना धोना किया उसने, क्योंकि ज्यादातर ने क्या मार्क किया हुआ था, ज्यादातर ने इसको मार्क किया हुआ था क्या, इलेक्ट्रॉनिक, हालांकि इट वाज जस्ट अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। वो कंफ्यूज करने की कोशिश की थी एग्जामिनर ने कि प्रिंट निकाल लिया कंप्यूटर से उसका। जी वालेकुम सलाम। मेरी क्लास ऑफ हो जाएगी मेरे ख्याल से अभी 5 मिनट और। ठीक है, श्योर। तो अभी कोई क्वेश्चन आप दोनों का? एक सवाल स्क्रीन पे रहता है, पेपर के साथ उसमें कोई टाइम नहीं है, हाँ टाइम लिमिट नहीं है, आप वो भी करेंगे देन तब आप तुम दूसरा है, एक घंटे तक लग जाएगा। हाँ करना नहीं है ऐसे, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुझे भी तो थोड़ा सा यार यही मौका मिलता है ना, मुझे थोड़ा हंसी मजाक करने का, तो उसमें बुरा नहीं मनाना मेरी ये मैं पहले से कह रहा हूँ, बस यही मैं चाह रहा हूँ और यही मैं पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि यार कभी भी कुछ भी बुरा लग सकता है इंसान को, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है, जबरदस्त। अब देखिए बस मैं क्या करता हूँ, मजाक करो, मजाक करो। चलें जी, ये बात हमने कर ली क्लास। अब एक और इजी टर्म जो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें क्लास, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, इसको कवर करते हैं। अक्सर कुछ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही होती हैं कि उन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रिंट कर लिया। प्रिंट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, लेकिन इस प्रिंट करने से होता क्या, इस प्रिंट करने से होता ये कि फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जितनी पार्टीज के साथ डील कर रही होती है ना, सिमिलर टर्म पे डील कर रही है। जैसे टीएसए ने फॉर्म्स प्रिंट किए, जो तुमने फॉर्म फिल किया उस पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी वही तुमने फॉर्म फिल किया, उस पे भी वही टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई। ऐसे में हो ये रहा है कि एक पार्टी न्यूमरस पार्टीज के साथ सिमिलर टर्म पे डील कर रही, यूनिफॉर्म टर्म पे डील कर रही, स्टैंडर्ड टर्म पे डील कर रही है। तो इस सिमिलर या स्टैंडर्ड होने की वजह से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, वेयर सेम टर्म्स फॉर ऑल द पार्टी, सबके लिए यस। ठीक है, मुझे बताएं क्या बैंक जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है? नहीं करता। क्या चीज आप ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोन ले रहे हैं आप
चलो चलो मैं क्लियर करता हूँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं क्लियर करता हूँ। करंट अकाउंट खोलना है, 10 कस्टमर्स करंट अकाउंट खोल लें, क्या सबके साथ एक ही टर्म्स पर होंगे कॉन्ट्रैक्ट? सही है, तुम ऐसे कर लो, इंडिविजुअल खोल लें, सही है। अब इन 10 के लिए क्या बोलेंगे हम? ये स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट जो इन 10 के साथ हुआ है, ऐसे कह रहे थे। इसी तरह से हम लोग बैठ के गूगल पे एक नया अकाउंट बना रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? यस। इलेक्ट्रॉनिक भी है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, क्योंकि सबके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हम नहीं पढ़ते हैं, क्या वो सेम है। फेसबुक की आप आईडी बना रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे? आप सिम ले रहे हैं मोबाइल फोन की, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है सबके लिए कैसी हैं? सिमिलर है। बात समझ में आती है? सो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में सेम टर्म्स फॉर ऑल द पार्टीज। तो हमने 1 2 3 4 5 और 6 कितनी टाइप्स देख ली हमने क्लास? 6 टाइप्स देख ली। तो आज पहली क्लास के हिसाब से इतना डिस्कशन हमारा काफी है। कोई इस तरह के डिस्कशन में जो अभी हमने किया है अभी तक, उसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का तो मुझसे पूछ लो, ठीक है? तो बस क्लास को यहाँ पर हम बर्खास्त करते हैं। आपसे एक एडिशनल बात मुझे ये करनी थी कि आपने क्योंकि पहली दफा ACCA में कोई पेपर आप पढ़ रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो जाहिर है क्वेश्चन मार्क्स होंगे कि किस तरीके से आप आगे चलोगे। तो आई एम श्योर पेपर्स कितने देने ये तो पता चल गया होगा, सही है? जिसमें से 3 तो तुम्हारे क्या हो चुके हैं ऑलरेडी, एग्जाम हो चुके हैं। देखो हमारा ये वाला जो पेपर है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो कहलाता है, चला गया वो। ये जो आपके 3 पेपर एग्जाम हुए हैं और ये वाला जो F4 का पेपर है ना, इनका ACCA का कंडक्ट स्टाइल एक ही है और इसको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कहते हैं, ऑन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? इसका मतलब ये हो गया कि आज तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई है, तुम कल जाके डेट लो और परसों पेपर दे लो, सही? यानी ये तुम्हारे कंट्रोल में कि तुमने पेपर कब देना है, इसकी कोई डेट नहीं है। लेकिन इसके बाद F4 के ऑनवर्ड्स जितने भी पेपर है सारे सेशन बेस्ड, जिनका फिर साल में 4 सेशंस होते हैं। एक मार्च अटेम्प्ट होती है, फिर जून अटेम्प्ट होती है, फिर सितंबर अटेम्प्ट होती है 3-3 महीने में, और फिर क्या होती है? दिसंबर अटेम्प्ट होती है। तो वो जो आपके बाकी पेपर्स होंगे, ये तो आपका LW का पेपर है, इसके बाद जो पेपर है आपका PM है, टैक्स है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑडिट अश्योरेंस है, ये सारे के सारे जो आपके पेपर्स हैं ये फिर सेशन बेस्ड कहलाते हैं, ठीक है? तो सारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं। टैक्स का है, एक कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करनी है, स्टेक होल्डर की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, फंड्स एंड फाइनेंसेस कैसे अरेंज करनी है कंपनी में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑडिट कैसे करना है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, तो ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और सिमिलरली इतनी सारी चीजों के साथ साथ एक अच्छे प्रोफेशनल के लिए जरूरी है कि उसको अपने प्रोफेशन के हिसाब का लॉ पता हो, तो ये वाला कोर्स भी पढ़े, सही? इसके अलावा कुछ ऐसी चीज जो जानना चाहो, कोई भी क्वेश्चन करना चाहो? ये सारा लिटरेचर मुझे कैसे मिलेगा, और मैं कोर्स आउटलाइन आपने स्ट्रक्चर बताया, तो मैंने रिटन अभी कुछ देखा नहीं है, तो मैं ठीक है घर पे जाके पूछूंगा। अपने पेपर की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ अभी लॉ की पेपर की बात करें। लॉ के जो नोट्स हैं आपको नीचे स्टेशनरी शॉप से मिल जाएंगे, सही है? तो वो आप यहाँ से परचेज कर लेना स्टेशनरी शॉप, ठीक है? और कोई LMS है जिससे आईडी से मैं दोबारा आपका लेक्चर देख सकूं? बिल्कुल ऐसा है, वो पोर्टल बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो गई आपकी कंपनी, आपको आईडी मिल गई है, तो आपको पासवर्ड भी मिली होगी फिर, सही है? तो वहीं पर जैसे आज ये क्लास हुई है ना, तो समझो आज का दिन स्किप कर दो, तो कल इंशाल्लाह शाम तक इसका लेक्चर वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो जब आप पोर्टल खोलोगे तो क्लास की डेट के साथ क्या आ रहा होगा, वहां पर लिंक आ रहा होगा, तो वहां से आप देख भी सकते हो लेक्चर। यही लेक्चर आ रहा होगा, यही जो हमने सारी बात की है सब रिकॉर्ड, बिल्कुल सही। मरियम, यही मैंने कहा, अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो आपका पोर्टल बन जाता है और उसमें फिर आपको जो आईडी और पासवर्ड मिलती है TSA की तरफ से, उसको यूज करके आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देख सकती हैं जी। क्लास हमारी नॉर्मली जो है ना वो समझो तुम 1 घंटा 45 मिनट की होगी रमजान इफेक्टिवली। रमजान के बाद फिर 3 घंटे की क्लास इंशाल्लाह, हफ्ते में 2 बजे, हफ्ते में 2 बजे। उसमें मैं एक्स्ट्रा क्लास भी रखता हूँ,
वो जो भी कन्वीनियंट डे होता है म्यूचुअल एडजस्टमेंट से। प्रैक्टिस किस तरह लेके चलनी है, जैसे आज आपने पढ़ा है तो उसको देख रहे हैं किस तरह 2 दिन के अंदर रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट से, ताकि वो तुम्हारे वो हमेशा के लिए पत्थर पे लकीर बन जाए। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस कब डील करने, वो थोड़ा सा हम थोड़ा पढ़ ले थोड़ा और एरिया, उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज किट से आप करो। और आपने शुरू में जो 7 स्ट्रक्चर बताया वही पढ़ेंगे हम सारे, वही पढ़ेंगे हम लोग, 7 जो मैंने बताए उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। बिल्कुल उन्हीं का जिक्र। अगर किताब में कहीं और चीज कोई और पढ़ना चाहे तो उसकी आगाही ले सकते हैं आपसे, या कुछ पूछ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। देखो बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन वो सारा कोर्स का ही पार्ट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। पेपर इसी में से आएगा? या बिल्कुल इसी में से आएगा। उसमें तुम्हारे पेपर में मेजर पोर्शन किसका होता है? कॉन्ट्रैक्ट का और फिर कंपनी लॉ। बाकी भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बाकी पढ़ के जाने नहीं है हमने, लेकिन ये है कि ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा होता है। और मैं अपने ध्यान से ये बेटा दूं कि मैं पाकिस्तान में पढ़ा। हाँ, हम सारा टेक्स्ट कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, सारा टेक्स्ट हम कहाँ का एप्लीकेबल होता है वो देख रहे हैं। यहाँ पे इस चीज से बात कर सकता हूँ लॉ के हवाले से नहीं कर सकते। जनरल लॉ कॉन्ट्रैक्ट का तो कॉमन है, लेकिन जब कंपनी लॉ की बात आ जाती है आगे, सही है, तो चीजें जो है ना वो काफी हद तक उन्होंने काफी अपडेट कर लिया अपने आप को। हमारा भी शुक्र है 2017 में अपडेट किया है हमने, लेकिन अभी भी काफी सारी जो है ना वो चीजें डिफरेंट है। पढ़ने के बाद हम यूके में जाकर उनको पिक कर सकते हैं, उनकी सारी चीजें जिस तरह आप मुझे पढ़ा रहे हैं मैं आपके साथ चल सकता हूँ, उस तरह मैं उनके साथ चल सकता हूँ। अगर मैं पूरा एससीसी कर नहीं तो फिर तो तुम पूरा एससीसी करोगे तो जाके जॉब करोगे ना फिर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई रुकावटें आती है, देखिए मैं अभी जो भी सोचता हूँ मेरे कॉन्सेप्ट सही तरह क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम जो सोचते थे ना वो बहुत मिसहैप हो रहा है। मैं हूँ तो इस वक्त बेसिकली पाकिस्तान में नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ यूके। सब छोड़ दें आप मुझे ये बताओ एससीसी कर क्यों रहे हो, पहले ये बताओ। और ठीक है, जाने के लिए अभी कोई ना कोई जॉब कर रहे हो? हाँ सही है। एज क्या जॉब कर रहे हो? ठीक है ना, ठीक है ठीक है। अब मैं सिर्फ अपनी लॉ की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको हेल्प करेंगी आपके इस जर्नी में। अच्छा, ये मेरी क्योंकि एक स्टूडेंट से पर्टिकुलरली बात चल रही है, तो जो एक्सक्यूज करना चाहे क्लास से जाना चाहे तो वो जा सकता है। देखिए लॉ तो जाहिर है फिर कंट्री स्पेसिफिक होता है, तो क्योंकि हम यूके का पढ़ रहे हैं तो ये लॉ तो आपका पाकिस्तान में रेलेवेंट नहीं है, कुछ भी रेलेवेंट नहीं, फायदा नहीं है ना, क्योंकि आप जो कुछ कह रहे होंगे वो यहाँ होना ही नहीं, सिवाय कॉन्ट्रैक्ट लॉ के आप जो कुछ कह रहे होगे वो यहाँ होना ही नहीं। वेट यहीं पर कर ले, मैं अभी थोड़ी देर में देख। सही है, तो फिर फायदा नहीं है किसी से बात करने का, बस इतना बात कर सकते हैं कि हाँ कोई कहेगा यार यूके का लॉ जानता है बंदा, ये कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको कंपनी में यहाँ फंक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें फायदा देंगी, ये पेपर है आगे, ये पेपर है, ये पेपर है, ये पेपर है, ये सारा का सारा आपका रेलेवेंट फायदा देगा यहाँ के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एसीसी करके तुम पाकिस्तान में फंक्शन ही नहीं कर सकते, नहीं नहीं, देयर आर फार मोर कॉम्पिटेंसेस देन जस्ट लॉ जो आपकी यहाँ डेवलप की जाएंगे एसीसी। ये इसके करने के बाद अब मैं अपने आप को इतना कैपेबल समझ सकता हूँ कि अगर यूके जाऊँ तो मुझे इजीली अकाउंट की जॉब मिल सकती है, पहले परफॉर्म कर सकता हूँ। पहले वीजा मिल जाए पाकिस्तानी होने के लिहाज से आसानी से, वो मिल गया और तुम चले गए तो फिर कोई मसला ही नहीं है। बस वही एक हर्डल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वही एक हर्डल है, सही है, और वो वीजा वाली हर्डल खत्म होगी तो आपकी अपॉर्चुनिटी करने के लिए आप यहाँ से भी अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं, जिस तरह आप ऑनलाइन दे रहे हैं, आप चल रहे हैं, इस तरह ठीक है ना, जरूर जोड़ना करके चीज करना सही तो आपके रहने में कुछ है। अगर आपकी कोई बताने वाली बात हो तो मुझे बताओ यार, मुझे बहुत सीखने को मिलेगा आपसे भी बहुत सारे, तो साथ हम लोग चलेंगे, हम लोगों का सफर एक चीज का। और आप तो मेरा से 2 साल से यहाँ से मुझसे देखो, मेरी तो पहली क्लास है और मेरे पास एक प्रोफेशनली बैकग्राउंड बहुत है, और एक जाहिर सी बात है एक एज का भी होता है, आपकी एज में मेरी एज में फर्क है। दूसरा ये है कि एक माहौल और हमने एक जो सफर काटा हुआ होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो बहुत सुंदर होती है। तो ये वाली बात है सर। बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, यहाँ ऑफिसेस खोल के बैठे हुए फ्रीलांस,
या कोई टीम के साथ मिलके यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो कंपनीज को सर्व कर रहे हैं। यही है आप। अच्छा, आप समझते हैं कि बाहर जाना तो मुश्किल बात है? डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर जाना चाहते हो, एज के किस पोर्शन में आप जाना चाहते हो, सही। लेकिन ये कि अब जैसे अगर यूरोपियन कंट्री जाना चाह रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जाना आपके लिए। मेरे लिए भी मुश्किल है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए मुश्किल है जाना। ये आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान, अगर आप इतने कैपेबल होंगे दुनिया पर आपकी जरूरत होगी तो आप दुनिया किसी को उठा के आपको ले जाएगी। वो तो तुम सही नहीं, वो तो तुम ठीक कह रहे हो। देखो, आइडियलिस्टिक स्टेट पे जाके बात करना और रियलिस्टिक स्टेट पे जाके बात करना, ये दो डिफरेंसेस। वो तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि आपने अगर एक फील्ड में अपना लोहा मनवा लिया तो आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो। आप सेटिस्फाई हैं यहाँ से, पाकिस्तान से, कराची से, और जो आपने जिस तरह की शुरू की सारी चीजें? नहीं, मैं बिल्कुल भी सेट यहाँ के माहौल से और यहाँ का जो हो गया, कोई मसला नहीं है, मैं फ्लैट में रहता हूँ। आप रात के 8 बजे के बाद गली के बाहर बैठ के बात, यही तो मसला है सारा, यही तो मसला है सारा। उकता गए तुम यहाँ से जाना चाहते हो? नहीं, उकताने बात है बिल्कुल नहीं। मैं बस खुद नेचर की बहुत इज्जत करना चाहता हूँ, मोहब्बत करना चाहता हूँ। समझ गया। दूसरा, आप मुझसे पढ़ा रहे हैं और मेरे टीचर है, आप मुझे जो सजेशन देंगे वो मेरी सर आंखों पर होना चाहिए और होगा। सही होगा। ये नहीं कि यार बस टीचर थे, ठीक है। नहीं सर, मैं जब तक कि आपकी इज्जत नहीं करूँगा मैं हासिल ही नहीं कर सकता। पहला मकसद सही बात, सही बात, सही बात। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, जब तक कि आपके अंदर फुल फोर्स पावर नहीं होगी ना, तो आप किसी को प्रूव नहीं कर सकते। तो दुनिया के बैरियर नहीं आते। सही, आपको दुनिया की जरूरत, दुनिया को आपकी जरूरत होती है। सही यार, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सही। इससे हम क्यों करते हैं? इससे हम क्यों करते हैं कि अपना लोहा बनता है और दुनिया में हम कहीं पे भी जाए तो हमें दुनिया बोले, जैसा आपने बोला यार तुम्हारे लिए यही काम होगा, तो मैं आपको मेरा एक वर्ड याद होगा सर, अगर मैं 80 ले लूं, आपने बोला लास्ट मेरे स्टूडेंट 89 आएगा, सही है, वो ले लो, लेकिन मार्कशीट पे इसका कोई वो नहीं डिस्प्ले होगा। तो सही है, आप उनको पास हुआ होगा। सही, बिल्कुल सही। एक भरम आ गया कि भाई एसी से वो नाम लग गया तुम्हारे साथ। ये चीज है, ये चीज जानना चाहता हूं। असल में हाँ, मैं अब समझ रहा हूँ तुम क्या चाह रहे हो। तुम ये चाह रहे हो कि मैं अगर ऐसे से कर लूं तो मेरा कहीं भी जाना आसान हो जाए, ये पूछना चाह रहे हो? मैं अपनी कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर मैं पावरफुल हो गया हूँ तो मैं अपने आप को किस तरह इनहेंस और पावरफुल बना सकता हूँ। असल में आपको पैसा बनाना है, आपका रुतबा बनाना है, लेकिन आप किस डायमेंशन में काम कर रहे हैं वो सपोर्टिंग फैक्टर ये है। देखो, कैरियर बिल्डिंग में आज मसला ये आ गया कि इतना सारा कंपटीशन है ना। सिर्फ अगर एसीसी की बात कर लें तो इतनी भरमार हुई हुई है, लोग इतना ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं इस चीज को। और पहले तो ये था कि चलो लोग कर रहे थे, पूरा करके नहीं निकल रहे थे। तो एक था जिसने पूरा किया हुआ होता था ना, उसकी जरा क्या होती थी, वर्थ होती थी। अब माशाल्लाह अच्छी बात है, लगे पूरा करें, लेकिन ये उसकी वजह से कंपटीशन क्या हो गया, बहुत बढ़ गया है। आज एम्प्लॉयर के पास काम करवाने वालों के पास ऑप्शन बहुत है। आज जैसे तुम बात करो फ्रीलांसिंग की, एसीसीए क्वालिफाइड भी जो है वो कितना सारा फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट ऐसा था जिसका एसीसी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो सीनियर पेपर्स में था, प्रोफेशनल के पेपर्स में था, वो कंप्लीट नहीं हुए थे, उसने फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट किया हुआ था और माशाल्लाह अच्छा कमा रहा था वो। और जब उसने खत्म किया तो जाहिर है फिर वो लग गया, पूरा एसीसी का नाम अपने साथ लगाने लगा। लेकिन एक अच्छा करियर बनाने के लिए ना, आज सिलसिला ये यार, जैसे मैं तुम्हें आसानी से समझाऊं, जैसे एक पर्सन एक जगह जॉब कर रहा है ना आज, तो उसका गुजारा नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। तो इसी तरह से आज एक क्वालिफिकेशन का भी गुजारा नहीं, इतना ज्यादा वो हो चुका है, कंपटीशन हो चुका है। देखिए, अगर जैसे मैं यहाँ पे काम करने में बाहर की कंपनी में काम करूँ तो फिर पाउंड में आएंगे, स्टर्लिंग पाउंड में पैसे आएंगे। ठीक है, वो चीज